तो सबसे पहले हम देखते हैं फैन ट्री। तो फैन ट्री हमें एक्चुअली यूज़ कहाँ करने होते हैं। तो फैन ट्री हमारे तब यूज़ आते हैं जब हमें किसी एरे पे कोई रेंज्ड क्वेरी लगानी हो। लाइक हमें किसी रेंज पे सम फाइंड करना हो या किसी रेंज का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना हो। इस केस में फैन ट्री यूज़ करते हैं क्योंकि फैन ट्री में हमारा जो मॉडिफिकेशन होता है वो काफ़ी इजी होता है और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नॉर्मल एरे के मुकाबले काफ़ी कम होती है। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ लॉग एन, और ये स्पेस हमारा ओ ऑफ एन स्पेस में हमारा फैन ट्री तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम इसमें क्या क्या लर्न करेंगे। हम देखेंगे कि फैन ट्री बनाते कैसे हैं। इसके कुछ फंक्शंस जो हमें इसका कोड राइट करने में हेल्प करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन सी प्लस प्लस में, और कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे जिससे आपका फैन ट्री का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा फैन ट्री बनता कैसे। तो फैन ट्री मतलब इज जस्ट एन एरे, और हम इसे ट्री के फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि एज अ ट्री से रिप्रेजेंट करना इजी होता है। तो ये मैं जब भी फैन ट्री बनाते हैं हम, तो ये एरे हमने कंसीडर करी है जिसमें 0 से 10 तक इंडेक्सेस है हमारे। और जब हम इसका फैन ट्री बनाएंगे तो हम 11 इंडेक्सेस तक का फैन ट्री बनाएंगे। इसमें हमारा 0 इंडेक्स जो है वो डमी इंडेक्स होता है, और इस पर हम कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं। ये बस एक पेरेंट नोड की तरह एक्ट करता है। तो सबसे पहले फैन ट्री की पोजीशनिंग क्या होती है कि ये 1 जो है वो 0 का चाइल्ड नोड क्यों है, 2 0 का क्यों है, 3 2 का क्यों है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर हमें किसी भी इंडेक्स का पेरेंट नोड फाइंड करना है कि इस इंडेक्स का पेरेंट इंडेक्स क्या होगा, तो हम सबसे पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और उसके जो राइट मोस्ट सेट बिट है यानी जो राइट मोस्ट 1 है उसे हम फ्लिप कर देंगे, और जो हमें उससे नंबर मिलेगा वो हमारा पेरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल टू टू का बाइनरी होता है 1 0। तो इसका राइट मोस्ट बिट ये वाला 1 है, तो हम इस 1 को फ्लिप कर देंगे और हमारे पास 0 0 हो जाएगा। तो 2 का पेरेंट जो है वो 0। ऐसे ही सिमिलरली 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1 1। राइट मोस्ट पेरेंट बिट, राइट मोस्ट सेट बिट को जब हमने फ्लिप करा तो 1 0 हो गया। तो 3 का जो हमारा पेरेंट है वो 1 हो गया, 2 हो गया। एंड लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 11। तो 11 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1 0 1 1, एंड इसका राइट मोस्ट बिट जो है वो है ये वाला। सो इसको हम फ्लिप करेंगे तो बन जाएगा 1 0 1 0, जो कि हमारा 10 होता है। सो 11 का हमारा जो पेरेंट नोड होगा वो होगा 10। सो इस तरीके से हमारी इंडेक्सेस की नंबरिंग होती है कि कौन सा इंडेक्स किससे लिंक्ड है और कौन से इंडेक्स का पेरेंट क्या है। अब हम एक फैन ट्री को फिल कैसे करते हैं। तो एक फैन ट्री को फिल करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसे एज अ पावर ऑफ 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसमें वही कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 0 + 2 टू द पावर 0। और इसका मतलब क्या होता है कि जीरो एलिमेंट से जो भी हमारे 2 की पावर 0 यानी 1 एलिमेंट होंगे, हम उनका सम फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करेंगे। सो 0 इंडेक्स से एक एलिमेंट होगा हमारा 0 3। तो हम 3 का सम इस पोजीशन पे फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करेंगे। ऐसी सिमिलरली 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 0 + 2 टू द पावर 1। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0, 2 एलिमेंट्स हम जो हैं वो इंडेक्स 2 पर स्टोर करेंगे, यानी 3 + 2 दैट इज 5। तो हम 5 को यहाँ पे इस पोजीशन पे स्टोर करेंगे। और वैसे ही 3 को चेक करते हैं। तो 3 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 टू द पावर 1 + 2 टू द पावर 0। दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू द पावर 1 दैट इज 2। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जो हमारा नेक्स्ट 1 एलिमेंट होगा उसे हम 3 पे स्टोर करेंगे, दैट इज सेकेंड एलिमेंट, मतलब सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट, दैट इज -1। ऐसे ही एग्जाम्पल हम 4 का ले सकते हैं। तो 4 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 + 2 टू द पावर 2, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स अगले 4 एलिमेंट्स को हम जो सम होगा उनका वो हम फोर्थ इंडेक्स पे स्टोर करेंगे। सो फ्रॉम 0 अप टू 3 इन सब का सम हम स्टोर करेंगे फोर्थ इंडेक्स में। सो रजाऊ, इस तरीके से मैसेज आया कि इस वाले को रिपीट कर दियो एक बार। अच्छा। सो हम डिस्कस कर रजाक रहे दो थे मिनट कि रुक, रजाक 2 मिनट। हम
ठीक ठीक ठीक। गाइस, अगर आप लोग को डाउट पूछना है, प्राइवेट मैसेज करने से सही होगा कि आप एवरीवन में लिखें, ताकि दूसरों को भी अगर वही सेम डाउट होगा तो फिर थोड़ी सही रहेगा, और होस्ट को भी पता लगेगा कि अच्छा उसको कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे उसका डाउट क्लियर करना है। थैंक यू। रिजल्ट कंटिन्यू। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसे टू की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी कंसेप्ट को हम यूज करके फेनविक ट्री की इंडेक्सिंग करते हैं। तो जब फेनविक ट्री के जब हम फेनविक ट्री बनाएंगे तो उसके जीरो इंडेक्स तो हमारा डमी रहेगा, उस पर कुछ नहीं आएगा। तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स होगा, उस पर हम स्टोर करेंगे फ्रॉम जीरो अप टू जीरो। जो हमारी मेन एरे थी उसमें जो जीरो अप टू जीरो एलिमेंट है वो स्टोर करेंगे। और ये हमें कैसे पता चला कि वन को हम लिख सकते हैं जीरो प्लस टू टू दावर जीरो, विच मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरोथ एलिमेंट, जो हमारा टू टू दावर जीरो नेक्स्ट एलिमेंट है यानी वन नेक्स्ट एलिमेंट है, उसे हम स्टोर करेंगे फर्स्ट इंडेक्स पे। तो दैट मीन्स जीरो से स्टार्ट करके जो वो ये एलिमेंट है हम उसे फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे। अब हम टू का एग्जाम्पल लेते हैं। टू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीरो प्लस टू टू दावर वन। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इंडेक्स जो हमारे नेक्स्ट टू एलिमेंट्स हैं उनको हम स्टोर करेंगे सेकंड इंडेक्स पे, यानी कि थ्री प्लस टू, तो फाइव को हम स्टोर करेंगे सेकंड इंडेक्स पे। सिमिलरली थ्री थ्री को हम लिख सकते हैं टू टू दावर वन प्लस टू टू दावर जीरो। तो जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम टू टू दावर वन यानी स्टार्टिंग फ्रॉम टू, जो हमारा नेक्स्ट वन एलिमेंट है उसे हम स्टोर करेंगे थर्ड इंडेक्स पे। एंड सिमिलरली फॉर फोर, फोर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीरो प्लस टू टू दावर टू, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो नेक्स्ट फोर एलिमेंट्स को होगा उनका सम हम फोर्थ इंडेक्स पे स्टोर करेंगे, यानी द सम ऑफ थ्री प्लस टू माइनस वन एंड सिक्स, इस सबका सम हम फोर्थ इंडेक्स पे स्टोर करेंगे। और सिमिलरली हम बाकी सारे इंडेक्सेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एट की जीरो टू सेवन, फाइव की फोर फोर, सिक्स की फोर टू फाइव का सम। तो सिमिलरली हम इन सब इंडेक्सेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि हमें इसमें क्या क्या स्टोर करना है। अभी हम इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे कि हम इसे प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो उस टाइम शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी हम ट्री को फाइनली कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारे यहाँ पे जीरो कॉमा जीरो तक का सम था यानी जीरो एलिमेंट, वो हमने फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर कर लिया। ये हमारे इंडेक्सेस है जो नीचे लिखे हुए हैं, ये हमारी एरे की वैल्यूज हैं, और ये हमारा उसमें कहाँ से कहाँ तक का सम स्टोर हुआ है वो दिखा रहे हैं। सो जीरो जीरो यानी जो जीरो एलिमेंट है उसका सम हमने फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर कर दिया हमारे फेन वेक्टर के। सेकंड इंडेक्स पे हम स्टोर करेंगे जीरो कॉमा वन यानी जीरो से लेके वन तक का सम, तो थ्री प्लस टू फाइव। थर्ड इंडेक्स पे हम स्टोर करेंगे टू कॉमा टू यानी सेकंड इंडेक्स पे जो है यानी कि माइनस वन, तो हमने उसे थर्ड इंडेक्स पे लिख दिया। सिमिलरली फोर्थ पे हम लिखेंगे जीरो अप टू थ्री यानी थ्री प्लस टू माइनस वन प्लस सिक्स, इसका सम जो भी आएगा वो हम फोर्थ इंडेक्स पे स्टोर करेंगे, दैट इज टेन। ऐसे ही सिमिलरली हम फाइव फाइव हमारा एलिमेंट हो गया फोर कॉमा फोर एलिमेंट, और सिमिलरली हम फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सारे इंडेक्सेस को हम आराम से भर सकते हैं। और अब हम इस पेनविक ट्री हमारा जब रेडी हो गया, फिर हमें इसे यूज कैसे करना है। सो सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमें सम कैलकुलेट करना है एक पर्टिकुलर रेंज पे। तो मान एग्जांपल हम लेते हैं, तो हमें जीरो अप टू फाइव का सम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम उसका अपर बाउंड चेक करेंगे, अपर बाउंड है हमारा फाइव। सो फाइव से ग्रेटर वन ग्रेटर इंडेक्स पे हम चले जाएंगे, तो फाइव से वन ग्रेटर इंडेक्स सिक्स, तो सिक्स इंडेक्स पे हम लोग आ गए। उस इंडेक्स पे जो भी हमारी वैल्यू होगी हम उससे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नाइन को सेव कर लिया। अब फिर हम जाएंगे इसके पेरेंट एलिमेंट पे। पेरेंट एलिमेंट है फोर, सिक्स का पेरेंट फोर, उस पर जो भी वैल्यू है यानी कि टेन, वो हम अपनी प्रीवियस जो सेव वैल्यू थी उसमें ऐड कर लेंगे, और फिर हम उसके पेरेंट एलिमेंट पे जाएंगे। तो उसका पेरेंट एलिमेंट हो गया हमारा जीरो। सो हम यहाँ पे अपना फंक्शन को एंड कर देंगे, और हमारे जीरो से लेके फाइव तक का जो सम है वो हो जाएगा टेन प्लस नाइन नाइनटीन। सो इस तरीके से हम सम कैलकुलेट करते हैं इन फेन विक्ट्री। अब तक किसको डाउट कुछ?
अगर स्टार्टिंग से भी कुछ समझ में नहीं आया तो शुरू से बताएंगे। कुछ भी डाउट? कौन सा पॉइंट? ये भी बोल सकते हो शुरू से समझो, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया समझ में, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो एक बार स्टार्टिंग से समझ लेते हैं फैन वेक्टरिंग होता है, थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। सो फैनविक ट्री का जस्ट हमें रिप्रेजेंटेशन देखना है। जब हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे तो फैनविक ट्री इज जस्ट एन एरे। तो उस एरे को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कंसेप्चुअल ट्री बनाते हैं। उस कंसेप्चुअल ट्री की हम इंडेक्सिंग किस बेसिस पे करते हैं वो हमें दे रखा है कि हमें अगर किसी भी इंडेक्स का पेरेंट इंडेक्स फाइंड करना है, तो हम उस पेरेंट इंडेक्स को फाइंड करने के लिए उस इंडेक्स को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। उसका जो राइट मोस्ट सेट बिट है उसे हम फ्लिप कर देंगे, और जो भी हमारे वैल्यू आएगी वो हमारा पेरेंट इंडेक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 का पेरेंट इंडेक्स हमें फाइंड करना है, तो हमने 2 की बाइनरी लिखी 1,10। इसका राइट मोस्ट जो सेट बिट है वो है ये वाला 1। हम इसको फ्लिप कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 0, 0। हमारा जो 2 का पेरेंट एलिमेंट है वो हमारा 0 है। सिमिलरली 3 की बाइनरी होती है 1, 1। इसका राइट मोस्ट सेट बिट है ये वाला 1। इसको हम फ्लिप करेंगे तो 1, 0 जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है वो हो जाएगा हमारा 3 का पेरेंट एलिमेंट 2। ऐसे हम सिमिलरली 11 का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो 11 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 1, 0, 1, 1। इसमें जो राइट मोस्ट सेट बिट है वो है हमारे ये वाला 1। इसको फ्लिप कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1, 0, 1, 0 विच इज 10। सो 11 का पेरेंट एलिमेंट 10 हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारी इंडेक्सिंग होती है। तो ये हमारे इंडेक्सेस सेट हो गए। अब इंडेक्सिंग सेट करने के बाद हमें ये देखना है कि कौन से इंडेक्स में हमें क्या वैल्यू रखनी है। तो कौन सी इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखनी है उस चीज को देखने के लिए हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं कि हम किसी भी नंबर को एज अ पावर ऑफ 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एज अ पावर ऑफ 2 रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एग्जाम्पल लेते हैं 1 को हम लिख सकते हैं 0 + 2⁻0। सो इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि स्टार्ट जो प्लस के लेफ्ट साइड है, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट इंडेक्स ओरिजिनल एरे में अप टू जो हमारा ये जो वैल्यू है इतने नंबर्स हमें ऐड करने हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 2⁻0 यानी 1, हमें 1 नंबर ऐड करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हमने 1 नंबर ऐड करा तो 3 हो गया हमारे पास। तो हमें 3 की वैल्यू हम फर्स्ट इंडेक्स पर रख देंगे ऐसी। फ्लिप का मतलब बस हमें 1 को 0 में कन्वर्ट करना है और 0 को 1 में। सो 1 को 0 कन्वर्ट करने के लिए वो हम बाद में जब हम इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे प्रोग्राम में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हम देखेंगे इसका प्रोग्रामेटिकल वे कि उस वे में हमें कैसे करना है। सम ऑफ रेंज का मतलब ये है कि हमें 0 से 5 तक का सम फाइंड करना है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतने एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है। सो दैट विल बी द सम ऑफ रेंज। और वैसे इसमें 0 to 1 या 0 to 3 इसका मतलब है कि सेकेंड इंडेक्स पे 0 up to 1 का सम स्टोर हो जाएगा, और फोर्थ इंडेक्स पे 0 up to 3 यानी 3, 2, -1 और 6 इन सब का सम स्टोर हो जाएगा। सो ये स्टोरेज जो हम कर रहे हैं ये हमें लॉग एन टाइम में हमारा सर्च कंप्लीट हो जाए इस वजह से हम इस तरीके से स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम नॉर्मली एरे में करने की कोशिश करेंगे सम कैलकुलेट तो हमारा बिग ऑफ एन टाइम में हमारी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। तो डिस्कस कर रहे थे हम कि ये नंबर्स कैसा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं उसका सम आना चाहिए। तो उसका सम आना चाहिए 0 + 2⁻1, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं वो सेकंड इंडेक्स पे स्टोर होंगे। ऐसे ही थर्ड इंडेक्स के लिए 2⁻1 + 2⁻0, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जो नेक्स्ट 1 एलिमेंट होगा उसे हम स्टोर करेंगे थर्ड इंडेक्स पे, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर अप टू हेयर जो हमारा एलिमेंट है यानी -1 वो हमारा आ जाएगा फेनविक ट्री के थर्ड इंडेक्स पे। ऐसे फॉर एग्जांपल 4 हम लेते हैं तो 4 होता है 0 + 2⁻2, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 जो नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स हैं
टू पावर टू इक्वल टू फोर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो हमारे फोर एलिमेंट्स हैं उन्हें हम स्टोर करेंगे फोर्थ इंडेक्स पे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो हमारे नेक्स्ट फोर एलिमेंट्स हो गए, थ्री, टू, माइनस वन और सिक्स। सो इन चार एलिमेंट्स का सम जो है वो हमारा स्टोर होगा फोर्थ इंडेक्स पे। ऐसे हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं फाइव। फाइव होता है हमारा टू टू द पावर टू प्लस टू टू द पावर वन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टू टू द पावर टू यानी फोर, जो नेक्स्ट वन एलिमेंट है उसे हम स्टोर करेंगे फिफ्थ इंडेक्स पे। ऐसे हम सिक्स सेवन एट में बाकी सबका कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या वैल्यू आनी है। अब हमने ये वैल्यूज ले ली, हमें पता चल गया कि कहाँ पे किस चीज़ का सम स्टोर करना है, तो हमने मैनुअली वो सम स्टोर कर दिया हमारे फैन ट्री में। सो जीरो टू जीरो, थ्री यानी कि थ्री यहाँ पे आ गया फर्स्ट इंडेक्स पे। जीरो टू वन यानी थ्री प्लस टू फाइव, फाइव हमारा स्टोर हो गया सेकेंड इंडेक्स पे। थर्ड इंडेक्स पे टू कॉमा टू यानी स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड एलिमेंट अप टू द सेकेंड एलिमेंट, यानी कि माइनस वन, माइनस वन स्टोर हो गया हमारा थर्ड इंडेक्स पे। ऐसे फोर, फोर्थ इंडेक्स पे स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो अप टू थ्री, यानी कि थ्री प्लस टू माइनस वन प्लस सिक्स, यानी कि टेन स्टोर हो गया हमारा फोर्थ इंडेक्स पे। हाउ डू गेट सम ऑफ रेंज फॉर 11? हाँ 11 के लिए, नाइस क्वेश्चन। 11 के लिए हम 11 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू टू द पावर थ्री प्लस टू टू द पावर वन प्लस टू टू द पावर जीरो। तो जो हमारा टू टू द पावर जीरो है उससे पहले जो प्लस है उसके जो लेफ्ट हैंड साइड है जितना भी है वो हमारा कंसीडर होगा स्टार्टिंग फ्रॉम। सो टू टू द पावर थ्री प्लस टू टू द पावर वन यानी कि टेन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टेन, नेक्स्ट टू टू द पावर जीरो एलिमेंट्स यानी कि नेक्स्ट वन एलिमेंट हमारा 11th इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। आगे समझ में? सो इस तरीके से हम अपना फैनविक ट्री हमारा रेडी हो गया है। और फैनविक ट्री को जब हमें यूज करना है सम कैलकुलेट करने के लिए, तो हम सम कैलकुलेट कैसे करेंगे? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमें सम कैलकुलेट करना है जीरो टू फाइव। तो सबसे पहले हम अपर बाउंड से वन वैल्यू एक्स्ट्रा जो है उसके इंडेक्स पे चले जाएंगे। तो फाइव प्लस वन सिक्स, हम सिक्स इंडेक्स पे आ गए। सिक्स इंडेक्स पे जो वैल्यू है हमने वो स्टोर कर ली, दैट इज नाइन। अब हम इसका पेरेंट एलिमेंट पे जाएंगे। पेरेंट एलिमेंट फाइंड करने का तरीका हमने देखा था, राइट मोस्ट बिट को फ्लिप करने। अच्छा रेंज 11, तो 11 का एक मिनट। तो 11 को रज़ाउल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रज़ाउल वो पूछ रहे हैं कि अगर जैसे मान लें कि मेरे को रेंज निकालनी है, मतलब रेंज गिवन है 0 से 11 और मेरे को सम निकालना है, नहीं मतलब नहीं, हाँ, तो वो एक्चुअली मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे इंडेक्स हम लोग की 10 पे ही लिमिटेड है। मतलब अगर आप देखो तो 10th इंडेक्स पे लास्ट है। तो अगर आपको सम निकालना है 0 से 11 तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 11th इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है। तो अपर बाउंड आपका 10 तक ही हो सकता है। तो इफ़ यू आर आस्किंग दैट हाउ टू कैलकुलेट रेंज फॉर 0, 10, then we can use Fenwick tree for this example by seeing the algorithm what Razal has thought कि जैसे अगर आप बोलते हो 0 से लेकर 10 तक का करना है, 10 अपर बाउंड हो गया, उसमें प्लस वन किए, 11th इंडेक्स पे आ गए, ट्री में देखेंगे 11th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू रखी है, देन टू इट्स पेरेंट 10th पे जो रखी है प्लस करेंगे, देन टू इट्स पेरेंट 8 पे जो वैल्यू रखी है प्लस करेंगे, देन टू द डमी वैल्यू। तो अगर आप लोग ये पूछ रहे हो तो फिर वैसे क्लियर है, और अगर आप वैसे पूछ रहे हो कि 11th को रिप्रेजेंट कैसे करना है तो वो रिजॉल्व अभी बताता है। तो 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंसीडर करेंगे जो हमारा लास्ट वाली टू की पावर है उसे हम कंसीडर करते हैं कि कितने एलिमेंट्स हमें लेने हैं, और उससे पहले जितनी भी टू की पावर्स हैं उसे हम कंसीडर करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टू टू द पावर थ्री प्लस टू टू द पावर वन यानी स्टार्टिंग फ्रॉम टेन, स्टार्टिंग फ्रॉम टेन
रज़ाउल। हेलो। सॉरी गाइस, थोड़ा सा शायद नेट का इशू हो गया उसका। एक बार मैं कॉल उसको करके पूछता हूँ, अगर तो वो ज्वाइन करता है तो फिर ठीक है। बाकी फिर देखते हैं क्या करते हैं अभी। गिव मी 2 मिनट्स। हेलो। क्या हो गया, कहाँ पे है? नेटवर्क नेटवर्क है मेरे नेट से बता रहा हूँ नेट नेट कर रहा हूँ। तो क्या करूँ अब मैं? तो बात होते कर अ, मेरी मुझे डाउट हो रही ठीक है। अ, तो वो शायद 2 मिनट में अभी आ रहा है। उसका ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी इंटरनेट पैकेज ख़त्म हो गया था उसका। सो तब तक आपके जो भी डाउट हैं आप एक बार चैट बॉक्स में लिख लो या अनम्यूट करके पूछ लो। मे बी अगर मैसेज सॉल्व होते तो आई विल ट्राई इट, वरना विल वेट फॉर रिजल्ट। पूछ रहे थे कोड फोर्सेस में जो अटेम्प्ट करना है हम्म। तो किस लेवल से स्टार्ट करना, मतलब कोड फोर्सेस की ये नहीं, उसी लिए पूछ रहा हूँ। अ, मत, देखो डिपेंड करता है मतलब कि अभी तुम अगर एकदम ही नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड हम्म सजेस्ट कि आप लोग ऐसा करो, डिव 3 से ही पार्ट लो। ठीक है, एजुकेशनल कोड फोर्सेज जो राउंड्स होते हैं, एजुकेशनल कोड हम्म, फोर्सेज राउंड का नाम ही इसलिए क्योंकि वो थोड़े वैसे होते हैं जिसमें तुम कुछ सीख सको। ठीक है, तो ओके। डिव 3 एंड एजुकेशनल कोड फोर्सेज राउंड्स पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो। एंड सेकेंडली एक चीज़ और मैं थोड़ा सा वो बताऊंगा कि वर्चुअल कॉन्टेस्ट जो होते हैं, वर्चुअल हम्म, कॉन्टेस्ट के बारे में पता है? हाँ जो मतलब हो गया उसका फिर से दे हाँ। सकता है। हाँ, तो वो सब भी ट्राई करो। वर्चुअल कॉन्टेस्ट, अगर कोई कॉन्टेस्ट छूट गया तो वर्चुअल कॉन्टेस्ट में लो, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं कॉन्टेस्ट में, टाइम बाउंडेशन होती है, तो फिर वो हमेशा रहना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, अप सॉल्विंग। अप सॉल्विंग का मतलब ये है कि जैसे कॉन्टेस्ट में आए हैं 7 क्वेश्चन एंड यू ओनली ट्राइड 2 क्वेश्चंस और 2 हो गए तुमसे, बाकी 4 नहीं हो पाए, तो फिर वो 4 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं तुमको। भले ही अगले दिन एडिटोरियल देख के करो या अपना दिमाग लगा के करो, वो 4 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं, तो ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो रज़ाउल यहाँ पे आ गए हैं, तो रज़ाउल कंटिन्यू करेगा। तो उसमें ए स्टार्टिंग में करना है फिर बी सी डी ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि जनरली ए जो होता है वो क्वेश्चन होता है एडहॉक, और ओके। एडहॉक माने कि ऐसा कोई लॉजिक भी नहीं होता और ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर और या एल्गोरिदम नहीं लग रहा होता। हाँ, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो हम्म, एडहॉक होते हैं तो वो तुरंत हो जाने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जो बी होता है, हाँ उसमें तुम्हारा लॉजिक टेस्ट करेगा वो क्वेश्चन, और सेम गोज़ टू सी। एंड देन डी ई और एफ जनरली डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ए तो कर देना ही चाहिए, ए की प्रैक्टिस कर लो। मैं हम्म, एक वेबसाइट भी तुम लोग को शेयर करूँगा, स्टैटिक ए टू ओ जे नाम है उसका। तो वहाँ पे लैडर्स ओके। एंड कैटेगरीज है। तो लैडर्स माने कि अगर आपकी रेटिंग 1300 से कम है तो वहाँ पे वैसे हम्म, उन लोगों ने बाइफरकेट कर रखे हैं, डिवाइड कर रखे हैं क्वेश्चंस, तो तुम उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें तो ए क्वेश्चन ए और बी तो एटलीस्ट हो जाने चाहिए कॉन्टेस्ट में, तो ही सही रहेगा। वरना जनरली जब ए होता है, अगर तो तुमने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा है, ज़ीरो रेटिंग है कोड फोर्सेस पे, फिर तो अभी तुरंत तुरंत बढ़ेंगे भले हाँ। ही तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बट फिर एक टाइम हम्म, पे वो जाके तो मतलब सेचुरेट कर जाता है। पहले लैडर करे। हाँ, लैडर करो थोड़ा सा, देख लो, थोड़ा सा टच ले लो प्लेटफॉर्म का, क्योंकि जनरली ये होता है कि नए प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो फिर ना वो थोड़ा सा, एक तो उसका इंटरफेस अलग रहता है, कैसे उसमें परफॉर्म करना है वो सब चीज़ का आइडिया नहीं रहता। तो एक बार पहले तो उस प्लेटफॉर्म का आइडिया ले लो, 1-2 हफ्ते प्रिपेयर करो उस पर, देन कॉन्टेस्ट होगा फिर उसमें पार्ट ले लो, तो ज़्यादा सही रहता है। जैसे अच्छा उसमें हाँ हाँ बोलो। उसमें 1 2 3 4 करके भी रहता है ना, 1 1 ए 2 ए, ये वाला क्या है, वन सिस्टम।
नंबर सिस्टम है ना उसमें? अच्छा, 1A 2A, मैं क्लियर नहीं हूँ, कौन से की बात हो रही है? नहीं, उसमें होता है ना क्वेश्चन लेवल का 1A, फिर 2A, 1B, 1C। हम्म, पता नहीं, मतलब मैंने तो जहाँ तक देखा है ABCDEF होते हैं। अच्छा अच्छा। क्वेश्चंस के डिवीजन होते हैं। अच्छा, ओके। रजाउल, रेडी है? रजाउल। अच्छा, एक चीज और पूछना था, उसमें तो मतलब नेगेटिव भी होता है ना बहुत कोड फोर्सेस में? कोड फोर्सेस में आपको हर कॉन्टेस्ट में नेगेटिव पेनल्टी होती है, टाइम पेनल्टी मिलती है अगर तो एक तो ये है कि जो बंदे ज़्यादा जल्दी सॉल्व करेंगे वो ऑब्वियसली ऊपर रैंक में होंगे। और सेकेंडली अगर आपको मतलब आपने रॉन्ग सबमिशन करी है तो हाँ, टाइम पेनल्टी मिल जाती है। तो पर वो एक्चुअली वो सब वहाँ पे नोट करके, मतलब उन्होंने दिया होता है, एक टेबल होती है साइड में लिखी हुई कि अच्छा ठीक है, एक रॉन्ग सबमिशन पे इतनी की पेनल्टी लगेगी, दूसरी रॉन्ग सबमिशन पे इतनी की लगेगी। तो वो तो सब है। रेटिंग रेटिंग घटने पे डिमोटिवेशन लगता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होता। क्योंकि मतलब जब तक तुम रेटिंग की टेंशन लोगे ना, तब तक तुम पार्ट नहीं लोगे। बात ये है। हाँ। तो वो सब चीज़ें हटा देनी चाहिए, रेटिंग वेटिंग बाद में देखेंगे, जब तक सारी नॉलेज आ जाए। नितिन, तू कंटिन्यू कर सकता है क्या फैन विक्ट्री, या फिर सीधे क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाएगा? नहीं, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ पर स्लाइड नहीं है मेरे पास। अगर तू स्लाइड ओपन कर दे और मेरे कहने पे नेक्स्ट स्लाइड करता रहे। श्योर श्योर श्योर, मैं अभी करता हूँ। दिख रही है? हाँ, दिख रहा है। ठीक तो है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फैन विक्ट्री का मतलब जो बेसिक है वो क्या है। चौथी स्लाइड कर दे। ठीक है। ये जो भी नंबर है, हर एक नंबर को 2 की पावर्स के सम में हम लिख सकते हैं। ये फैन विक्ट्री का बेसिक है। अगर तुम कोई भी नंबर ठा लो, जैसे कि हमने 7 ठा लिया, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 को हम 7 लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर्स के सम में उसे लिख सकते हैं। और यही उसका बाइनरी कन्वर्जन भी होता है। तो सब और ये इसमें ये बेस है कि आपको किसी भी नंबर का 0 से उस नंबर तक के सारे एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करना है। फैन विक्ट्री उसके काम आता है। तो सबसे पहले हमने नंबर लिया है, मतलब जो एलिमेंट है वो है 1 एज ए इंडेक्स। तो 1 को लिखेंगे 2 की पावर 0। तो जो हम फैन विक्ट्री के फर्स्ट इंडेक्स में सेव करेंगे, वो जो 0 इंडेक्स से लेके 0 इंडेक्स तक के बीच का जो सम आ रहा होगा, हम उसको सेव करेंगे। अब हम मूव करते हैं 2 पे। 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। तो इसमें हम 0 एलिमेंट से लेके जो 2 एलिमेंट होंगे, मतलब एज अ इंडेक्स 1, 0 से 1 इंडेक्स के बीच में जो भी सारी वैल्यू आ रही होंगी वो हम 2 में सेव कर देंगे। अब आता है 3। 3 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 1 पहले ही 2, 0 से 2 तक की वैल्यू जो थी वो हम पहले ही जो एलिमेंट 2 था उसके अंदर सेव कर चुके हैं। तो हमें सिर्फ एक वैल्यू सेव करनी है आगे, जो कि है थर्ड एलिमेंट की वैल्यू। तो हम उसमें सिर्फ 2 से 2 सेव करेंगे। और इस पे ध्यान रखना कि जब मैं इंडेक्स बोल रहा हूँ और जब मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि वो इंडेक्स एलिमेंट में हल्का सा कंफ्यूज हो जाता है। इंडेक्स एक कदम पीछे चल रहा है एलिमेंट से। तो ऐसे ही कोई रैंडम एलिमेंट उठा लो, जैसे कि हमने 10 उठा लिया है। तो 10 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 2। तो जो 0 से लेके 7 इंडेक्स तक की वैल्यूज होंगी वो सारी 8th एलिमेंट के अंदर सेव होंगी पहले से ही। तो जब हमें 10 के अंदर सेव करना है तो सिर्फ वो
7 से लेके 9 इंडेक्स तक की वैल्यू सेव करनी है, जो कि हम 10th एलिमेंट में सेव कर देंगे। तो अब बस यही इसका बेसिक है। अगला नंबर उठा लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, 11 हो गया 8 प्लस 2 प्लस 1। तो 8 तक की वैल्यू हम 7th में स्टोर कर चुके हैं और 10th तक की वैल्यू हम 9 में स्टोर कर चुके हैं। जो हमें 11th में स्टोर करना है वो सिर्फ 10th एलिमेंट की वैल्यू स्टोर करनी है, तो 10th से लेके 10th तक ही हम 11th में स्टोर करेंगे। अभी यहाँ तक अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो या फिर किसी को कुछ समझ ना आया हो। अगर क्लियर है तो एक बार ओके लिख दो। हाँ, हमें इसे 2 की पावर्स में लिखना है और जितने भी 2 की पावर्स पहले आ चुकी है वो उनका सम तो पहले से स्टोर है। जो लास्ट में 2 की पावर बची है हमें उस एलिमेंट से लेके वहां के इंडेक्स तक उस में सेव करना है। जैसे कि हमें जब बाद में पूरा वहां तक का सम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें आसानी रहे, मतलब वो बेसिकली एक उसमें हो जाए। तो अगर यहाँ तक सब कुछ ठीक है तो एक बार चैट में ओके टाइप कर दो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो ठीक है, नीतीश आगे की स्लाइड कर रहे हैं। हो गया। इससे भी आगे। अब वैसे तो इसके पेरेंट और चाइल्ड दोनों निकालने का तरीका है, पर अगर हम मैनुअली सोचें हम मैनुअली निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने कोई भी एलिमेंट उठा लिया 9, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 प्लस 1 मतलब 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 0। तो जो 9th का पेरेंट होगा वो 8 होगा और फिर 8 का पेरेंट 0 होगा। तो बेसिकली जो 0 से 7 तक का सम था वो 8 में सेव था और जो 7 से 8 तक का सम है वो 9 में सेव है। ये यहाँ लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। और वैसे इसे निकालने का एक तरीका भी है कि जो भी अपना इंडेक्स है उसका एंड ले लो उसके नेगेटिव के साथ, और अगर उसे प्रेजेंट के इंडेक्स में प्लस कर दोगे तो उसका चाइल्ड नोड निकल जाएगा, और उसे माइनस कर दोगे तो उसका पेरेंट नोड निकल जाएगा। और अगर हम मैन्युअली निकालना चाहें तो मैन्युअली हम सोच के निकाल सकते हैं। और ये जो इसका सिंपल तरीका ये है, इसका हमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है, पर ये हाँ पता होना चाहिए कि जो भी तुम्हारा इंडेक्स है उसे बाइनरी में लिखो, उसका ट्रूथ कॉम्प्लीमेंट लो, उसे ओरिजिनल में से सब्ट्रैक्ट करो, तो तुम्हारा जो पेरेंट है उसका इंडेक्स आ जाएगा। तो जैसे कि इधर एक एग्जांपल लिखा है, 10 को हम 1010 लिख सकते हैं बाइनरी में, और बाइनरी का टूज कॉम्प्लीमेंट मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा कि टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता है तो कॉम्प्लीमेंट करके सिंपल +1 ऐड कर दो और उसे जो ओरिजिनल नंबर था उसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1010 माइनस 0110, तो आंसर आया 1000। तो जो 10th का पेरेंट होगा वो 8th होगा। नीतीश आगे कर ले अगर कर लेगा। कर दिया। और सेम तरीका ही उसके साथ है, मतलब जब इसका चाइल्ड नोट निकालना हो सेम उसके साथ करना है, बस अब की बार माइनस की जगह अपने को ऐड करके निकालना है। किसी का एक क्वेश्चन आया है नीतीश, टू गेट द
सम ऑफ रेंज ऑफ 12 2 की पावर 3 प्लस, हाँ हाँ इसका तो ये हो जाएगा 8 + 4, तो 0 से 7 तक का सम हम 8 में सेव कर चुके हैं, और 8 से 11, हाँ बिल्कुल ठीक है, तुमने ठीक लिखा है। आगे बढ़ो। हेलो। हाँ हाँ। अभी और किसी को कुछ डाउट है, मतलब नेक्स्ट कैसे निकालना है और प्रीवियस कैसे निकालना है? अभी हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे तो फिर उसमें लाइन टू लाइन भी बताएंगे कि अच्छा ठीक है ये नितिन वाली मैं लाइन क्या कर रहे हैं। इसका प्रोग्राम ना इसके नितिन इसके मैं बताऊँ। कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ हाँ, रिजल्टर को कुछ कहना है बोल दे। हाँ आवाज़ आ रही है अब। हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है, बढ़िया आ रही है। तो देख मैं कह रहा था ये, अब ये जो हमारा गेट नेक्स्ट फंक्शन है ये हमें क्यों लिखना पड़ा। सो जैसे कि हमने पिछली बार भरा था अपना जितना भी हमारा ट्री था उसे हमने मैनुअली भरा था, लेकिन हम हर बार ये नहीं कर सकते। हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तो हम प्रोग्राम में मैनुअली नहीं भर सकते। तो उसके लिए हमारा होता है तरीका कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट कहीं भी चेंज करना है या कहीं भी उसकी वैल्यू डालनी है, जैसे मान लो हमें सारी वैल्यू जीरो थी, अभी हमने सेगमेंट अपना फैनविक ट्री बनाया है और सारी वैल्यू जीरो है। तो सबसे पहले जब हम फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू भरेंगे तो हम थ्री फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड कर देंगे, लेकिन सिर्फ हम थ्री फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड करने से हमारा ट्री जो है नहीं बनेगा, क्योंकि थ्री जो है उसके बेसिस पे हमारी बाकी ट्री की और वैल्यूज भी चेंज होंगी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम अपना गेट नेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे। गेट नेक्स्ट फंक्शन से हमें पता चलेगा कि टूज कॉम्प्लीमेंट करने के बाद उसे ऐड करेंगे ओरिजिनल नंबर से और ओरिजिनल नंबर को ऐड कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो फर्स्ट का नेक्स्ट इंडेक्स है वो है टू। सो हम टू जो है वो थ्री जो है वो सेकंड इंडेक्स पे भी ऐड कर देंगे। टू का नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स क्या है, फोर। सो थ्री को हम फोर्थ इंडेक्स पे भी ऐड कर देंगे और सिमिलरली एट्थ इंडेक्स पे भी ऐड कर देंगे। तो ऐसे हम गेट नेक्स्ट फंक्शन से अपना पूरा ट्री जो है वो फिल अप कर सकते हैं। और गेट नेक्स्ट फंक्शन हमारा उस टाइम भी यूज आता है अगर हमें ट्री को अपडेट करना हो। जैसे मान लें हमें यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू थ्री की जगह फोर करनी थी, तो जितना भी थ्री और फोर का डिफरेंस है यानी वन, वो हम अब ऐड करेंगे इस फर्स्ट इंडेक्स से, ये वैल्यू हो जाएगी फोर। और हमें अपडेट करने के लिए इसका नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा, सेकंड। तो हम सेकंड इंडेक्स की जो फाइव वैल्यू थी उसे सिक्स कर देंगे। सिमिलरली हम नेक्स्ट इंडेक्स फाइंड करेंगे फोर और फिर नेक्स्ट इंडेक्स फाइंड करेंगे एट। तो इस तरीके से हमारा जो लॉग एंड टाइम है उसके अंडर हमारा ट्री जो है वो पूरा वापस हमारा वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, जबकि हमारे नॉर्मल एरे में हमें एन टाइम लग रहा था और हमें पूरा ट्री बनाने में बिग O ऑफ एन लॉग एन टाइम लगता है। सो ये हमारा हो गया कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कि इसको कोड कैसे करते हैं फैन फैक्ट्री को। किसी को भी अगर कंसेप्ट में कोई डाउट रह गया है तो टाइप कर दो। नितिन अब तू होस्ट है तो फिर तू अपना कोडिंग एनवायरनमेंट शेयर कर सकता है और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता है अगर करना है तो। हेलो, मेरी स्क्रीन विजिबल आ रही है? विजिबल है। ठीक है। हाँ नितिन। तो सबसे पहले फैनविक ट्री को क्रिएट करने पे चलते हैं। मैंने सबसे एक फैनविक ट्री एरे लिया हुआ है, ये वन डायमेंशन ही है। हमें मतलब कोई ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, फैनविक ट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एरे से काम हो जाएगा। और अपडेट और कैलकुलेट मैंने पहले ही बना रखा है, पर पहले ट्री कैसे बनाना है वो बता देते हैं। तो शुरू में, एक मिनट, तो शुरू में जितने भी फैनविक ट्री के एरे के एलिमेंट थे मैंने उनको ज़ीरो वैल्यू दे दिए हर एक एलिमेंट को। तो उसके बाद मैंने एरे इनपुट किया और एरे के इनपुट के हिसाब से फैनविक ट्री में जो चेंज होने थे उसे अपडेट कर दिया। मतलब मैंने शुरू में
फैनविक ट्री को 0 से क्रिएट कर दिया है, क्योंकि अगर हर एक एलिमेंट 0 है तो हर एक का सम भी 0 ही होगा। तो वो सिंपल है, और मैंने एरे इनपुट करके उसके हर एक इंडेक्स के एलिमेंट को अपडेट कर दिया है, जिससे कि पूरा फैनविक ट्री अपडेट हो जाए। अब अब ये है अपडेट का कोड। यहाँ पे आई है इंडेक्स, जोन से इंडेक्स पे अपडेट करना है, टेम्प है जिस वैल्यू से अपडेट करना है, और एन मतलब जितने एलिमेंट्स है। तो सिंपली सबसे पहले डिफरेंस कैलकुलेट करा, जितना डिफरेंस है मतलब पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू में। और फर्स्ट जो भी फैनविक ट्री में सबसे पहला इंडेक्स था उसे मैंने डिफरेंस से बढ़ा दिया, और जो इंडेक्स था उसको चेंज कर दिया आई एंड माइनस आई इंडेक्स में प्लस करके, जिससे कि जो उसका नेक्स्ट है उसकी वैल्यू उसमें आ जाए, मतलब जो जो उस एलिमेंट से इफेक्ट हो रहे हैं, जो उसमें नेक्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू इंडेक्स में आ जाए। और ये हमें तब तक करना है जब तक जो इंडेक्स है वो n से बड़ा ना हो जाए। तो ये अपडेट का कोड है। अगर अपडेट के कोड में किसी को कुछ दिक्कत हो या फिर किसी को कुछ पूछना हो। चलो ठीक है, फिर सीधा कैलकुलेट के कोड में जाते हैं। कैलकुलेट के कोड में आप एक इंडेक्स पास करोगे, और 0 से लेके उस इंडेक्स तक जितना भी एरेस का सम है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने सम 0 लिया, और सम को जो भी सबसे पहला इंडेक्स था उससे प्लस किया, और इंडेक्स को आई माइनस इक्वल्स टू आई एंड माइनस आई से जो उसका पेरेंट नोड था वो निकाल दिया। ये पहले ही बता चुके हैं कि पेरेंट नोड ऐसे निकलता है और चाइल्ड नोड ऐसे निकलता है, तो इसमें अभी कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। तो कैलकुलेट में किसी को कोई दिक्कत हो? चलो, तो आगे तो सब कुछ सिंपल ही है। मतलब सबसे पहले हमने फैनविक ट्री बना लिया है, उसके हर एक एलिमेंट को अपडेट कर दिया है, और जैसे जैसे हमें कुछ और अपडेट करना होगा तो हम इससे कर सकते हैं। तो ये सिंपल कोड है, जो इसके हिसाब से कि हर एक क्वेरी लो, अगर क्वेरी पूछ अपडेट करने को कह रही है, मतलब इधर जो क्वेरी टाइप है 0 मतलब हमें अपडेट करना है, और एल और आर उसके ये दिए हुए हैं कि सम कहाँ से लेके कहाँ तक निकालना है। तो आगे तो सब कुछ सिंपल है। तो अगर यहाँ तक किसी को अपडेट या कैलकुलेट में कोई दिक्कत हो, क्योंकि आगे तो कुछ समझाने लायक नहीं है। तो नितिन क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करेगा वो हेल्प आशु, या फिर मैं कंटिन्यू करूँ अपने सेगमेंट ट्री वाले सेगमेंट से? चल, अगर क्वेश्चन समय है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, वो क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। बट एक्चुअली क्या है कि आधे घंटे का था, तो फिर आई थॉट कि क्योंकि हेल्प आशु ही तो सॉल्व करने वाला, मैं भी हेल्प आशु ही सॉल्व करने वाला हूँ, है ना। और बेसिकली हाँ, सेगमेंट्री कोई वो है ना, नहीं उसमें। ज़्यादा फर्क नहीं है, तो फिर हाँ, मैं ही समझा दूंगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, मेरे को होस्ट बना दे। नितिन, हाँ, मैं बना रहा हूँ इसमें। हम्म, सो गाइज, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम रहती है फैनविक ट्री में, तो वह ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फैनविक ट्री से ज़्यादा पावरफुल एक और डेटा स्ट्रक्चर है, सेगमेंट ट्री।
जो कि बहुत ही ईजी है अंडरस्टैंडिंग में, क्रिएशन में। हाँ, थोड़ा सा लेंदी चला जाता है और स्पेस कम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सपोज़ कि अगर एरे की लेंथ है n, तो जो फेनविक ट्री है उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। वो कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है क्रिएशन में। बट अगर हम बात करें सेगमेंट ट्री की, तो वो 4 × n स्पेस लेता है। अब ये 4 × n का क्या सीन है? 4 × n कैन बी ईजिली बी प्रूव्ड बाय मैथमेटिक्स। अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ 4 × n कैसे है, मैं प्रूव कर सकता हूँ। बट मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ नहीं होता अनटिल अनलेस स्पेस कंस्ट्रेंट्स हो उस क्वेश्चन में, जो कि बहुत कम होता है। तो एक सिंपल सा सिनेरियो देख लेते हैं जहाँ पे सेगमेंट ट्री यूज़ करते हैं। एक्चुअली जो सेगमेंट ट्री का जहाँ पे यूज़ होता है और फेनविक ट्री का जहाँ यूज़ होता है, दोनों के स्पेस सेम ही है जहाँ यूज़ होता है। कहीं पर भी रेंज्ड क्वेरी हो, रेंज्ड क्वेरी इन द सेंस कि हम लोगों को एक लोअर बाउंड दी हुई है और एक अपर बाउंड दी हुई है, और हम लोगों को उसमें देखना है कि मतलब इस रेंज्ड क्वेरी में मेरे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होगी, वो हमें सेगमेंट ट्री दे देता है। तो सपोज़ अगर मैं इसी डायग्राम में देखता हूँ, तो ये डायग्राम क्या करता है? ये डायग्राम सम निकालता है। जो फेनविक ट्री में अभी हम लोग ने एग्जांपल लिया है, कितने आसानी से निकाल देता है सम, मैं आपको समझाता हूँ। तो एवरीबडी इज़ क्लियर विद द फैक्ट दैट कि ये जो नीचे वाले नोड्स होते हैं इनको लीफ नोड्स कहते हैं, जिनके कोई एक्स्ट्रा चाइल्ड नहीं होते। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जिन नोड्स के इनके आगे चाइल्ड नहीं होते उनको हम लीफ नोड्स कहते हैं। तो एक सेगमेंट ट्री में हम क्या करते हैं, अगर ये सेगमेंट ट्री का जो इनपुट है 1 3 5 7 9 एंड 11, तो हम जो इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं वो हम लोग इसके लीफ नोड पे रख देते हैं। तो जैसे ये रहा 1, ये रहा 3, ये रहा 5, ये रहा 7 9 एंड 11। एंड जो इसके पेरेंट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके चाइल्ड का सम स्टोर कर देते हैं। तो जैसे ये देखते हैं 1 3 का सम हो गया 4, 4 5 का सम हो गया 9, देन 7 9 का सम हो गया 16, 16 11 का सम हो गया 27, एंड देन 27 9 का सम हो गया 36। अब ये तो हमने स्टोर कर लिया, पर अब ये नोड बताते क्या हैं? तो जो इसकी स्टार्टिंग जो रूट नोड है वो पूरे रेंज पे बताती है कि पूरे रेंज पे रिक्वायर्ड फंक्शन की क्या वैल्यू है। मैं फंक्शन बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमेशा हम लोगों को सम नहीं निकालना होता। इस एग्जाम्पल में वो फंक्शन है सम। तो जैसे 0 to 5 रेंज का अगर मेरे को सम निकालना है तो मैं सीधे ये रूट नोड की वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 का सम होता है 36। सपोज अब मेरे को 0 to 2 का सम निकालना है, तो मैं अपने इसके लेफ्ट वाले चाइल्ड में जाऊंगा। अब ये कैसे पता लगता है कि यार ये 0 to 2 की ही वैल्यू देगा और जो दूसरी वाली वो 3 to 5 का ही क्यों देगा? ये आगे जब मैं बिल्ड फंक्शन समझाऊंगा तो आप लोग को बताऊंगा। तो एक एक बेसिक आइडिया तो क्लियर ही हो गया होगा कि बेसिकली सेगमेंट ट्री यूज़ किस लिए होता है। सेगमेंट ट्री इज़ यूजिंग द फैक्ट दैट अगर रेंज क्वेरी है तो सेगमेंट ट्री है। क्योंकि अगर आप रेंज क्वेरी को ब्रूट फोर्स से करने लग जाओगे तो वो आई गेस O(n)² की टाइम कम्प्लेक्सिटी लेता है, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू O of log n। तो हम लोग इस सेगमेंट में क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो इम्प्लीमेंटेशन, पॉइंट अपडेट। पॉइंट अपडेट की मतलब है कि जैसे अगर एक एरे दी हुई है, जैसे पिछले वाले केस की बात कर लेते हैं 1 3 5 7 9 एंड 11, और अगर मैं क्या देता हूँ उसके इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू रखी है 5 उसको चेंज करके 8 कर दो, तो अब हम लोग को वो चेंज भी अपने सेगमेंट ट्री में दिखाना है, और उस चेंज की वजह से जो आगे सब्सीक्वेंट उसके पेरेंट्स की वैल्यू चेंज होगी, जो उसके सम की वैल्यू चेंज होगी, या जो भी फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, वो भी हम लोग को कैलकुलेट करनी है। तो इसलिए पॉइंट अपडेट। और फिर उसके बाद हम एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे, शायद 2 क्वेश्चन करेंगे अगर टाइम बचता है तो। जैसे आइडिया ले लेते हैं, ये है एरे -1 4 23 -5 एंड 7। तो मैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग से चल रहा हूँ। जनरली क्वेश्चन में हम 0 बेस्ड इंडेक्सिंग ही करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। तो अभी मैं इस एग्जांपल में 1 बेस्ड इंडेक्सिंग की बात करता हूँ। तो जो -1 4 23 -5 एंड 7, मैं इसके लीफ नोड्स में जाके स्टोर कर दूंगा, और जिसका पहला लीफ नोड है जो कि फर्स्ट,
वो 1,1 रेंज को शो करेगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे जाके -1 स्टोर कर दिया। जो सेकेंड लीफ नोड है वो 2,2 को शो करेगा, उसमें जाके 4 स्टोर कर दिया। ऐसे ही बाकी के लीफ नोड 3,3, 4,4 एंड 5,5। ठीक है, अब मैं -1 मतलब -1 एंड 4 को जब ऐड करूँगा तो उसका सम बनता है, यहाँ पे मैंने शायद थोड़ी सी गलती कर दी है आंसर आना चाहिए था 3, बट -1 मैंने, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी गलती। इस बार फंक्शन इज नॉट सम, इस बार फंक्शन है मिनिमम कैसे कैलकुलेट करना है इस पूरे एक एरे में गिवन है। तो -1 एंड -4 में से मिनिमम वैल्यू है -1, तो मैं इसके पेरेंट नोड में इन दोनों का मिनिमम स्टोर कर लूँगा, जो कि है इसके लेफ्ट चाइल्ड का मिनिमम एंड राइट चाइल्ड का मिनिमम। उनको उनका जो मिनिमम है वो मैं इसके पेरेंट नोड पे सेव कर दूंगा। अब 1,1 में -1 था, 2,2 में 4 है, तो 1,2 का मिनिमम हो जाएगा -1। ये क्लियर है सबको, या फिर कोई डाउट है तो पूछ लो कि ये कैसे बिल्ड करना चाह रहे हैं हम। अगर डाउट नहीं है तो एक बार चैट पे नो लिख दो, या फिर क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, ऐसा कुछ लिख दो ताकि मुझे पता लग जाए। नाइस। तो वैसे ही 23 एंड -5 का जो मिनिमम है दैट इज़ -5, वो मैंने इसके पेरेंट पे सेव कर दी जाके। तो 3,3, 3,3 एंड 4,4 का जो रेंज है, अब मैं इसको यूनियन कर दूंगा इस रेंज को, तो 3,4 आ जाएगा, और उस रेंज में इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू है वो ऐसे स्टोर कर दूंगा। सेम गोज टू देन -5 एंड 7, इसकी रेंज है 3,4 एंड इसकी रेंज है 5,5। इसका यूनियन करता हूँ तो मेरे पास रेंज आती है 3,5 की, और इन दोनों का जो मिनिमम है वो मैंने इसके पेरेंट पे जाके सेव कर लिया। एंड देन इसके करस्पॉन्डिंग सेम लेवल पे 1,2 एंड 3,5, इसका अगर मैं यूनियन करता हूँ तो मेरे पास रेंज आती है 1,5 की। तो -1 और -5 की जो मिनिमम वैल्यू है वो जाके मैंने इसके रूट नोड पे जाके सेव कर दी -5। तो कायदे से मेरी अब ट्री रेडी हो गई है। ठीक है, ये था बिल्ड फंक्शन कैसे काम करने वाला है। अब क्वेरी आती है, सपोज कि 1,2 पे मेरे को मिनिमम फाइंड करके दो। तो 1,2 वाली क्वेरी कैसे चलेगी, वो सबसे पहले यहाँ पे आएगा रूट नोड पे, वो चेक करेगा 1,2, और ये है 1,5। 1,5 बड़ी रेंज है 1,2 के लिए, तो वो अपनी लेफ्ट सब एरे को कॉल करेगा जो कि लेफ्ट चाइल्ड, और अपनी राइट चाइल्ड को कॉल करेगा। तो लेफ्ट चाइल्ड इज़ 1,2 एंड राइट चाइल्ड इज़ 3,5। अब हम लोग यहाँ पर हम अपनी रेंज चेक करेंगे कि क्या जो हमारी रिक्वायर्ड क्वेरी की रेंज है वो गिवन चाइल्ड के रेंज से मैच करती है, या इनर साइड है, या एग्जैक्टली बाहर है, या एग्जैक्टली मैच कर जाती है, या पार्शली इन है पार्शली आउट है। ये 3 चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरी क्वेरी है 1,2, 1,2 अपने लेफ्ट सब चाइल्ड में गया तो देखता है अच्छा ये वाली रेंज 1,2 के लिए है, ये तो एग्जैक्टली बैठ गई, तो वो ये रिटर्न कर देगा -1 यहाँ पे। तो ये जो रूट नोड की वैल्यू है अब वो -5 से चेंज होकर -1 हो जाएगी। एंड जब वो 3,5 पे जाएगा वो देखेगा अच्छा ये रेंज तो एग्जैक्टली बाहर है, तो ये चीज़ यहाँ से -5 रिटर्न नहीं करेगी, ये चीज़ यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू रिटर्न करेगी जो हम लोगों को आंसर में ज़रूरत ही नहीं है। तो सपोज ये फंक्शन काम करता है, ये फंक्शन को चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो मैं ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ से रिटर्न कर दूँ जो मेरे आंसर पे फ़र्क ही नहीं पड़े, इन्फिनिटी। क्योंकि अगर कोई भी नंबर को मैं इन्फिनिटी के साथ मिनिमम निकालने की कोशिश करूँगा तो वो जो कोई भी नंबर है वही तो मिनिमम आएगा हमेशा। तो ये जब अपनी लेफ़्ट वाली सब एरे को कॉल करेगा, मतलब लेफ़्ट वाले चाइल्ड को कॉल करेगा एंड देन राइट वाले चाइल्ड को कॉल करेगा, तो लेफ़्ट वाले चाइल्ड से तो आंसर मेरा आया -1 एंड राइट वाले चाइल्ड से मेरा आंसर आया इन्फिनिटी। अब मैं इन दोनों का मिनिमम अपने इस रूट नोड पे वापस से सेव कर दूंगा। तो -1 और इन्फिनिटी की मिनिमम क्या है -1, और फिर मैं ये आंसर दे दूंगा। तो क्वेरी 1,2 का आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, अब ये तो सिंपल केस हो गया। सपोज 2,5 का निकालना होता तो 2,5 का कैसे निकाले, तो मैं वापस से अपने रूट नोड पे जाऊंगा। 1,5 ठीक है, ये बड़ी रेंज है, ये अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करता है, अपने राइट चाइल्ड को कॉल करेगा। 1,2, अब 1,2 में 2,5 पार्शली इन है, कैसे, इंडेक्स 2 इज कॉमन है ना,
तो ये 1,2 भी अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करेगा और राइट चाइल्ड को कॉल करेगा। तो लेफ्ट चाइल्ड को कॉल किया तो उसकी रेंज आती है 1,1 और मेरी क्वेरी की रेंज है 2,5 एग्जैक्टली बाहर। तो ये यहाँ से इन्फिनिटी रिटर्न कर देगा, राइट। एंड 2,2 और 2,5 ये एग्जैक्टली इन है, तो ये यहाँ से 4 रिटर्न करेगा। देन 4 और इन्फिनिटी का मिनिमम इस वाले नोड पे जाके सेव हो जाएगा, जो कि है 4। ओके, अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे वैल्यू सेव्ड है 4। अब यहाँ पर भी कॉल करा था हमने, अब 3,5 और क्वेरी है 2,5। इट इज़ एग्जैक्टली इन। लेट मी चेक। 2,5 1 2 and then 5, yes it is exactly in। तो 3,5 is exactly inside the query 2,5, तो ये यहीं से रिटर्न कर देगा -5। ओके, ये फिर बाकी के चीज़ों को कॉल नहीं करेगा, राइट। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू थी 4, यहाँ पे वैल्यू थी -5, इन दोनों का मिनिमम लेके वो इस वाले नोड पे जाके सेव कर देगा, तो आंसर आ जाएगा -5। इज इट राइट? किसी को कोई डाउट कि कहाँ पे चीज़ क्या कॉल हुई? वरना मैं यहाँ पे राइट करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि ये जो लाइंस मैंने बनाई है कनेक्टिंग लाइंस, यहाँ पे मैं आपको रिटर्न वैल्यू लिख के दिखाऊंगा और समझाने के लिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो चैट पे लिख दो या फिर अनम्यूट करके पूछ लो, नहीं है तो फिर चैट पे वो भी लिख दो कि नहीं कोई डाउट नहीं। अभी ये बस एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया निकाला है हम लोग ने कि अच्छा कैसे निकालेंगे। अभी मैं कोड भी दिखाऊंगा आप लोग को, बहुत सिंपल सा कोड है, एकदम इंट्यूटिवली आपको अपीलिंग लगेगी। चैट पे लिख दो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। ओके, 2,5। तो जैसे 2,5 की बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। फिर ये मैं यहाँ पे चेक करूँगा 1,5 और फिर अपनी क्वेरी चेक करूँगा 2,5। 2,5 एग्जैक्टली इनसाइड है 1,5 के, है ना। पर ये रेंज बड़ी है, 1,5 वाली रेंज बड़ी है। अगर ऐसा होता कि 1,5 वाली रेंज होती छोटी तो मैं यहीं से रिटर्न कर जाता, पर नहीं, 1,5 वाली रेंज मेरी बड़ी है तो मैं इनसाइड जाऊंगा, डीप जाऊंगा। डीप कहाँ जाऊंगा? मैं लेफ़्ट चाइल्ड को कॉल करूंगा, मैं अपने राइट चाइल्ड को कॉल करूंगा। अब लेफ़्ट चाइल्ड की चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पे आप समझ जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो अब ये अपने लेफ़्ट चाइल्ड को कॉल करेगा, देखेगा 1,2 और मेरी क्वेरी है 2,5, तो ये पार्शली इन है बिकॉज ऑफ द इंडेक्स 2, ठीक है। तो ये फिर से कॉल करेगा अपने लेफ़्ट चाइल्ड को और राइट चाइल्ड को। जब ये वाली 1,2 वाली ने अपने लेफ़्ट चाइल्ड को कॉल किया तो वो अब मेरे पास रेंज होती है 1,1 एंड 1,1 इज़ एग्जैक्टली आउटसाइड, एकदम ही बाहर है 2,5 से। तो ये चीज़ यहाँ पे फिर इन्फिनिटी रिटर्न करती है, इन्फिनिटी, ताकि क्या करे, ये जो हमारी नॉर्मल एग्जीक्यूशन चल रही है इसकी वैल्यू उसको हैम्पर ना करे। अब हम एक क्यों चाहते हैं? क्योंकि 1,1 हमारे क्वेरी वाली रेंज से बहुत बाहर है, मतलब पूरी ही बाहर है, तो इसलिए हम उसको अंदर कैलकुलेशंस में यूज़ करना नहीं चाहते हैं। और एज दिस फंक्शंस कैलकुलेट द मिनिमम ऑफ द नंबर्स, इसलिए हमने इन्फिनिटी यूज़ किया है, क्योंकि इन्फिनिटी मिनिमम में एज सच कोई काम करने नहीं वाला, क्योंकि हम लोग मिनिमम तो ऐसे भी लेने वाले हैं आगे। तो इन्फिनिटी का किसी भी नंबर के साथ मिनिमम इज़ दैट ओनली नंबर, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। जब इसने अपने लेफ़्ट वाले वैल्यू को कॉल करा तो इसने तो यहाँ पे इन्फिनिटी रिटर्न करा, अपने राइट वाले चाइल्ड पे जाके देखता है इसका रेंज है 2,2 और हमारी क्वेरी है 2,5, तो ये 2,5 के एग्जैक्टली अंदर आता है, मतलब पूरा अंदर आता है। तो ये चीज़ रिटर्न करेगी। ये चीज़ क्या रिटर्न करेगी? लीफ नोड पे तो एज सच एरे की वैल्यू रखी होती, यहाँ पे 4 रखी थी,
तो ये 4 रिटर्न करेगा। अब हम इन दोनों का जो मिनिमम है इसके पेरेंट नोड पे डालेंगे। तो इन्फिनिटी और 4 का मिनिमम क्या है? 4। तो अब इस नोड पे 4 वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, यहाँ वाला इस वाली चीज़ का काम हो गया। अब ये वाला अभी तो कॉल हुआ था, ये वाला रिकर्सिव फंक्शन भी कॉल होगा। अब यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं 2,5 और यहाँ है 3,5। 3,5 2,5 के एग्जैक्टली अंदर है। तो अब ये अंदर और डीप नहीं जाने वाला, यहाँ पे वो देखेगा ही नहीं, वो यहीं से रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे वैल्यू क्या रखी है? -5, तो वो यहीं से रिटर्न कर जाएगा। अब यहाँ से रिटर्न करेगा तो अब मेरे को इस वाली नोड को पे आंसर रखना है। तो 4 एंड -5 की मिनिमम वैल्यू क्या है? -5 है ना। और वो यही आंसर हमें दे देगा। अब समझ में आया या फिर अभी भी कोई डाउट है? चलो ठीक है। तो ये है बिल्ड फंक्शन। अभी कोड भी करेंगे, टेंशन नहीं, सिर्फ फोटो दिखा के नहीं छोड़ेंगे, कोड भी करेंगे, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना है ना। हाँ, तो यहाँ पे ओके, डाउट है? ओके ओके ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास एरे है। अब वन बेस इंडेक्सिंग है। हाँ, तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। अगर तो मैं जैसे मेरे को साइज चाहिए 5 की, और बाय डिफ़ॉल्ट C++ या कोई भी लैंग्वेज ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग लेके चलता है, तो अगर आपको 5th इंडेक्स चाहिए तो आपको एरे 5+1 का डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो वैसे ही n की कोई भी वैल्यू होगी, जो भी क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट गिवन होगी वो रखते हैं। और फिर मैंने एरे डिफ़ाइन करी n+1 की। एंड फिर नोड्स, मैंने कहा था कि जो सेगमेंट ट्री है उसको 4 × n की स्पेस कम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर टाइम बचता है तो लास्ट में वो भी प्रूव कर दूंगा कि 4 × n कैसे चाहिए होता है। ठीक है, तो मैंने 4 × n+1 की एक अलग से एरे डिफाइन कर दी नोड्स की। एक चीज़ और, इफ़ सपोज ये इंडेक्स 0 पे है, ठीक है, तो ये इंडेक्स 1 लेके चलता हूँ मैं, या फिर इसकी इंडेक्स 1 ले लेता हूँ मैं, क्योंकि कोड वैसे ही करा है। अगर ये इंडेक्स 1 पे है, देन इसका जो लेफ़्ट वाला चाइल्ड होगा उसकी इंडेक्स 2 होगी, इसके राइट वाले चाइल्ड का इंडेक्स 3 होगा, वैसे ही इसका 4 5 ऐसे ही कंटिन्यू होगा। तो आप देखोगे कि जैसे इंडेक्स की वैल्यू है अगर 1, तो जो उसकी लेफ़्ट वाली चाइल्ड है इट इज़ 2 × 1, एंड जो राइट वाली चाइल्ड है वो है 2 × 1 + 1। ठीक है, वैसे ही अगर इंडेक्स की वैल्यू है 2, तो उसकी चाइल्ड की जो लेफ़्ट चाइल्ड है वो है 2 × 2, एंड देन जो राइट चाइल्ड है वो है 2 × 2 + 1। माने अगर मेरी इंडेक्स की वैल्यू है i, तो उसका लेफ़्ट वाला चाइल्ड है 2 × i एंड राइट वाला चाइल्ड है 2 × i + 1। ठीक है, तो अब हम यही चीज़ यूज़ करने वाले हैं सेगमेंट ट्री बिल्ड करने में। तो इन द स्टार्ट, रुक जाओ एक बार अंडू करके स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो इन दी स्टार्ट जब मेरी फंक्शन कॉलिंग होगी तब स्टार्ट की वैल्यू होगी 1 एंड एंड की वैल्यू होगी 5, एंड जो x की वैल्यू होगी वो होगी 1। x क्या है? ये जो नोड्स की इंडेक्सिंग है उसको शो कर रहा है वो। ठीक है, तो स्टार्ट की वैल्यू है 1, एंड की वैल्यू है 5, एंड जो x की वैल्यू है वो है 1। ठीक है, अब मैं इधर आता हूँ, ये है बिल्ड फंक्शन, मैं कैसे बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, वो देखना। अब मैं इधर आता हूँ, इफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू एंड, स्टार्ट एंड एंड, व्हाट इज स्टार्ट एंड एंड? दीज आर दी एक्सट्रीम्स ऑफ द रेंज। जैसे 1,5 1,2, तो ये जो 1 है वो है स्टार्ट, 5 इज एंड, 1 इज स्टार्ट, 2 इज एंड, 3 इज स्टार्ट, 5 इज एंड। तो ऐसे करते करते हम नीचे ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो अब जैसे अब मेरे को लीफ नोड को जब भरना है, कैसे भरूंगा मैं? लीफ नोड पे आप देखोगे कि जो स्टार्ट की वैल्यू है वो एंड की वैल्यू से इक्वल करती है, जो स्टार्ट की वैल्यू वो एंड के इक्वल है। नोटिस ये चीज़ कर रहे हो? ठीक है, तो इफ़ स्टार्ट इज इक्वल्स टू एंड, तो जो नोड x है यहाँ पे आके जो भी x इंडेक्स पे है
वहाँ पे एरे की स्टार्टिंग वैल्यू रख देना है। तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू है 1, तो जो एरे की स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी 1, यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू है 2, तो एरे की जो 2 पे रखी है वो यहाँ पे आ जाएगी। वैसे ही जो लीफ नोड्स भर जाएंगे। अभी लीफ नोड पे मैं आया कैसे वो देखते हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फ्लो समझते हैं। 1,5 स्टार्ट इज इक्वल्स टू एंड, नो। फिर वो मिड कैलकुलेट करेगा। मिड कैसे कैलकुलेट करेगा? स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, 1 प्लस 5 बाई 2 दैट इज 3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, स्टार्ट 1 कॉमा मिड, ठीक है, तो वो जाएगा यहाँ पे। और 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू थी 1, तो 2 इंटू एक्स दैट इज़ 2, तो यहाँ पे। और फिर मिड प्लस 1, 3,5, मिड हो गया 3, देन एंड हो गया 5, एंड देन फिर 2 इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज़ 2 यहाँ पे। तो यहाँ पे गया, देन यहाँ पे हुआ। ये हुई रिकर्सिव कॉल। ये हुई जो ये पहली लाइन है, स्टार्ट कॉमा मिड कॉमा 2 इंटू एक्स, इट इज़ फॉर द लेफ्ट साइड एंड 2x प्लस 1 इज़ फॉर द राइट साइड। ठीक है, फिर जब ये इससे उल्टा आते हैं, मैंने गलती से यहाँ पे मैक्स लिख दिया है, वो मैंने फंक्शन वहाँ पे फिर मैक्सिमम ले लिया जबकि होना चाहिए था मिनिमम। ठीक है, तो इधर क्या है, जैसे जब ये रिकर्सिव कॉल एंड हो जाती है, अब मेरे को इसके पेरेंट नोड पे तो वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू थी 1, -1 और -5 रिटर्न करेंगे। ये जो दो रिकर्सिव कॉल्स हैं बिल्ड वाली, ये रिटर्न करेंगे -1 एंड -5, और यहाँ पे मैं इनका मिनिमम ले लूँगा। तो 2 इंटू एक्स, वॉट इज़ 2 इंटू एक्स? लेफ्ट चाइल्ड, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज राइट चाइल्ड, इन दोनों का मिनिमम उसके पेरेंट में, एंड देन रिटर्न। तो मैं ऐसे ही रिकर्सिव कॉल सक्सेसिवली करता चला जाऊँगा जब तक कि स्टार्ट इक्वल्स टू एंड है, उसकी लीव्स की वैल्यू आ जाएंगी, फिर लीव्स का मिनिमम उठा के उनके पेरेंट नोड पे रखता चला जाऊँगा। क्या ये क्लियर है? या फिर किसी भी लाइन में डाउट है तो पूछ लो। कोई भी डाउट है? कुछ भी हल्का सा, या फिर कुछ ही समझ में नहीं आया? फिर से बताऊँगा, इस बार बिल्ड करके दिखाऊँगा। ओके, तो वो था बिल्ड फंक्शन। नाउ हाउ टू यूज़ हाउ टू गेट क्वेरी। अब जो वो बिल्ड फंक्शन था, अगर आप लोग नोटिस करो, बिल्ड फंक्शन वॉज रिटर्निंग वॉइड, क्योंकि मेरे को ऐसा सच कोई आंसर चाहिए ही नहीं उससे, मेरे को कोई आंसर ही नहीं चाहिए उसे, तो इसलिए कोई रिटर्न टाइप है नहीं। पर क्वेरी से मेरे को आंसर चाहिए। ठीक है, अब मेरे को क्वेरी से आंसर चाहिए तो उसका रिटर्न टाइप होगा इंट, या जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी कंस्ट्रेंट डिमांड करता है वहाँ पे। समटाइम्स कंस्ट्रेंट ऐसे होती है, हर बार सिली मिस्टेक होगा। अगर जब तुम भी करोगे ना कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, तुमको भी पता लग जाएगा कि कहाँ पे गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रेंट्स कभी कहा वो दे देते हैं 10⁻9 और 10⁻10, और हम इंट लेके चलते हैं और फिर वो सिली मिस्टेक हो जाती है, फिर वो एक्सेप्ट नहीं होता आंसर। ठीक है, तो सेफ साइड मैं वैसे रखता हूँ लॉन्ग इंट हमेशा, बट ठीक है वो बात की बात है। अब आते हैं क्वेरी पे। तो क्वेरी मैं अपनी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। स्टार्ट की वैल्यू है 1 एंड एंड की वैल्यू है 5, और ये जो L और R है ये है मेरे क्वेश्चन के। जैसे सपोज 2,5 था, तो 2,5 का ही देखते हैं, और x की वैल्यू स्टार्टिंग से दैट इज़ 1। ठीक है, अब ये जो पहली लाइन है, अब यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे मैंने रिटर्न करा है इंट मिन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये मैंने मैक्स के लिए सॉल्व कर दिया। तो जब मैक्सिमम में मैक्स लेते हैं तो इंट मिन ऐसा कुछ काम नहीं करेगा, है ना, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। जहाँ इंट मिन लिखा है उसको इंट मैक्स कर लेना, और जहाँ पे मैक्स लिखा है उसको मिन कर लेना। सो हाँ, तो ये जो पहली कंडीशन है, इफ़ एंड इज स्मॉलर देन एल और स्टार्ट इज ग्रेटर देन आर, ये है कंडीशन जब मेरी गिवन क्वेरी जो क्वेश्चन में है और जो उस पर्टिकुलर नोड की रेंज है वो बाहर है, वो उनमें कुछ इंटरसेक्शन है ही नहीं। सपोज़ कि मेरी क्वेरी है 1,2 की, और 3,5 पे मैं आता हूँ, तो जो 3 है दैट इज स्टार्ट, वो 1,2 और 1 है अपनी क्वेरी की स्टार्ट, और 3,5 है हम लोग की वो क्या कहते हैं, आई एम रियली सॉरी, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ अपने उसमें नेम कन्वेंशंस में। तो हाँ, एल की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 2 सपोज,
और मैं यहाँ पे आता हूँ 3,5 पे, तो स्टार्ट की वैल्यू है 3 और एंड की वैल्यू है 5। तो मैं वहाँ पे देख सकता हूँ कि जो इसकी स्टार्ट की वैल्यू है वो इसके एंड की वैल्यू से बड़ी है, क्योंकि 1,2 तो एंड की वैल्यू जो कि है आर की वैल्यू 2, और यहाँ जो इसकी स्टार्ट की वैल्यू है 3, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2 ऑब्वियसली, माने ये बाहर है। तो वो रिटर्न कर देगा कोई एक ऐसी वैल्यू जो बाकी कंप्यूटेशन में उसकी कोई मदद नहीं करने वाला या कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। इन दिस केस इट विल रिटर्न इंट मैक्स। इंट मैक्स इंटीजर की एटमोस्ट सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है जो हो सकती है। और ये जो सेकेंड कंडीशन है, इफ़ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एल एंड इज स्मॉलर देन आर, ये है कि जब मेरी गिवन क्वेरी एग्जैक्टली अंदर आ जाती है उसके, तो वो सीधे सीधे वही नोड रिटर्न कर देगा जो उसके आंसर में है। अगर ये दोनों केस नहीं है, पार्शियली इनसाइड है, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं उसके लेफ़्ट चाइल्ड को कॉल करूँगा और उसके राइट चाइल्ड को कॉल करूँगा और उनका मिनिमम ले लूँगा। यहाँ पे मिनिमम कर लेना, ये मैक्स नहीं है, ठीक है। तो क्वेरी में कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि क्वेरी फंक्शन इतना सही है, ऐसा और कुछ नहीं है इसमें। किसी को कोई डाउट है? मैं आगे जाऊँगा। आगे क्या है, मैं मेरे को खुद को याद नहीं। पॉइंट अपडेट करेंगे एक क्वेश्चन करने के बाद। एक ऐसा क्वेश्चन उठाऊंगा अभी जिसमें एक्चुअली पॉइंट अपडेट की कोई मतलब ज़रूरत है नहीं। तो अगर तो क्वेरी फंक्शन क्लियर है तो हम उस क्वेश्चन पे जाते हैं। कोई डाउट है? तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन है रेंज मिनिमम क्वेरी। रेंज मिनिमम क्वेरी अब इस क्वेश्चन में क्या डिमांड करता है, इसमें दिया हुआ है you are given a list of n numbers and q queries. Each query is specified by two numbers I and j. The answer to which query is the minimum number between the range I, j inclusive. Including का मतलब है कि जो I है and j both are included in it. Note the query ranges are specified using zero based indexing. ठीक है, हम ये देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले हमें एक n की वैल्यू देते हैं जो कि है एक्चुअली हमारे एरे की साइज़, एंड देन 1,4,1 ये है मेरे एरेज की वैल्यू। देन है 2, यह है मतलब नंबर ऑफ़ क्वेरीज, कितने में क्वेरीज इनपुट लूँगा। देन 1,1 अब जैसे कि उन लोगों ने बोला है कि इट इज़ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, तो 1,1 माने वो 4 को बोल रहा है। तो 1,1 पे जो मिनिमम वैल्यू है ऑब्वियसली इट इज़ 4, क्योंकि एक ही एलिमेंट की बात हो रही है। एंड देन 1,2 इज़ ये 1 एंड 4 को वो टेस्ट कर रहा है, एंड 1 एंड 4 में मिनिमम कौन सी वैल्यू है 1, तो हम लोग को ये आउटपुट कर देना है। सिंपल क्वेश्चन है, जो अभी डिस्कस करा है उसी को इम्प्लीमेंट करके रख देना है। तो अगर आपको अच्छा ये नहीं दिख रहा होगा ना, रुक जाओ। तो मेरा कोडिंग एनवायरनमेंट आप लोग को दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब ऊपर वाली चीज़ें नहीं देखनी है क्योंकि ये मेरा खुद का टेम्पलेट है। किसी दिन टाइम मिलेगा तो ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी चीज़ क्या करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट क्या है, 10 की पावर 6 है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको O ऑफ n² से करूँगा तो 10 की पावर 12 हो जाएगा, जो कि इसको मिनिमम से मिनिमम 3 सेकेंड से तो ज़्यादा ही लगेगा। तो टाइम लिमिट यहाँ पे हमें 3 सेकेंड दी गई है, तो हम लोग को इसको उससे कम में करना है। तो O(n²) वाला तो काम नहीं चलने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक एरे डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। उन लोगों ने 10 की पावर 6 बोल रखी है, तो मैं वही यूज़ करूँगा।
तो मैं पहले एक अपना एरे डिफाइन कर लेता हूँ एंड देन नोड्स। तो हैं ये नोड, ठीक है। यहाँ पे एक इनपुट लेंगे n का सबसे पहले, फिर उसके बाद एरे में इनपुट लेंगे। मैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग से काम करूँगा क्योंकि मैं उसमें थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। उन लोगों ने जो क्वेश्चन में बोल रखा है, उन लोगों ने बोला है कि वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से काम करेंगे। तो बेसिकली हम l+1 और r+1 पे देख लेंगे अगर वो उन लोगों ने इनपुट दी हुई है l और r की। तो ये है एरे की इनपुट। फिर उसके बाद वो है m, नंबर ऑफ़ क्वेरीज, वो कितने क्वेरीज पूछेंगे। तो मैं इसको क्वेरीज ही नाम दे देता हूँ। फिर उसके बाद अब मेरे को सबसे पहले इसका एक बिल्ड फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि बिल्ड करने वाला है। तो बिल्ड फंक्शन वही होगा जो अभी हम लोग ने देखा था, वॉइड बिल्ड। एक इंटीजर लूँगा जो कि स्टार्ट को शो करेगा, एक इंटीजर जो एंड को शो करेगा, और इंटीजर एक्स क्या करेगा, वो मेरे नोड के इंडेक्स को शो करेगा, ठीक है। दिस कंडीशन जो अभी मैं लिखूँगा, इफ़ स्टार्ट इक्वल्स टू एंड, दिस इज़ फॉर शोइंग कि लीफ नोड पे पहुंच गया हूँ। इसको स्मॉल एन करते हैं। तो जब मैं लीफ नोड पे पहुंच जाता हूँ तो उस इंडेक्स पे एरे की स्टार्टिंग वैल्यू रख देनी है एंड देन रिटर्न। बट अगर मैं लीफ नोड पे नहीं हूँ तो मेरे को उसके लेफ़्ट और उसके राइट वाले सब एरे पे जाना है। ये मिड है, मिड वैल्यू, मिड से बाइफरकेट करके मैं एक लेफ़्ट चाइल्ड को कॉल करूँगा। लेफ़्ट चाइल्ड इज़ शोन बाय 2 × x एंड जो इसकी राइट चाइल्ड है 2 × x + 1। जब वो उसको कॉल कर लेगा तब इसकी पेरेंट नोड को भी हम लोगों को अपडेट करनी है। तो जो नोड x की वैल्यू है, अब क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन इज़ फॉर मिनिमम, तो मैं इसके लेफ़्ट और जो राइट चाइल्ड थी उनकी मिनिमम वैल्यू लूँगा। तो इसकी लेफ़्ट चाइल्ड एंड देन इसकी राइट चाइल्ड, रिटर्न। तो ये मेरी बिल्ड फंक्शन रेडी हो गई। तो जब तो आप लोग को स्टार्टिंग में एक बिल्ड फंक्शन तो कॉल करना पड़ेगा टू शो, मतलब टू बिल्ड द सेगमेंट ट्री। तो स्टार्ट की वैल्यू 1 होने वाली है क्योंकि मैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग से काम कर रहा हूँ, और एंड की वैल्यू n होने वाली है। एंड इंडेक्स नोड की भी इंडेक्स 1 से स्टार्टिंग होगी क्योंकि वन बेस्ड इंडेक्सिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू होगी 1, एंड की वैल्यू होगी 1 एंड x की भी वैल्यू होगी 1। अब क्या होगा कि एक इंट l, r, ये होगी रेंज की लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। l इज़ फॉर लोअर बाउंड एंड r इज़ फॉर अपर बाउंड। और एक फॉर लूप चलेगा जो इनपुट लेगा कितनी, m बार तक। प्रिंट, अब मेरे को क्वेरी प्रिंट करनी है। प्रिंट क्या करना है, मिनिमम इन द गिवन रेंज। अभी मैं ये क्वेरी फंक्शन लिखूँगा। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि प्रिंट कैसे यूज़ किया, वो कैसे यूज़ नहीं किया, सी आउट, तो वो अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट बेसिकली क्या है कि मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट डिफाइन कर रखा है प्रिंट। तो वो जब भी मैं प्रिंट कॉल करता हूँ वो इस प्रिंट पे चला जाता है। टाइप नेम, दिस इज़ जेनरिक टाइप फंक्शन। तो टी, जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखा है और क्वेरी की रिटर्न टाइप होने वाली है इंटीजर, तो ये टी अपने आप ही इंटीजर के फॉर्म में आ जाएगा एंड सी आउट कर देगा वो। ये किस लिए कर रखा है, क्योंकि पता नहीं सी आउट लिखने में मेरे को थोड़ी परेशानी होती है।
प्रिंट इज़ मोर इंट्यूटिव। तो अब मैं ये क्वेरी फंक्शन को डिज़ाइन करते हैं। इंट क्वेरी, तो सबसे पहली होगी स्टार्टिंग, कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इंट देन एंड, लोअर बाउंड, अपर बाउंड and the node index. First index is for checking whether the given range is exactly outside or inside. मतलब पहली तो आउटसाइड के लिए है कि अगर एकदम ही बाहर हुई तो उसको कंसिडर ही नहीं करना। तो मैं तब रिटर्न करूँगा इंट मैक्स, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है फॉर इंट मिन, क्वेश्चन इज़ फॉर मिनिमम, गिवन रेंज में मिनिमम निकालना है। और अगर रेंज मेरी पूरी बाहर लाई करती है तो फिर मेरे को एक कोई ऐसी वैल्यू रिटर्न करनी है जो फर्दर कैलकुलेशंस में हमारी कोई कह सकते हैं कि कोई फ़र्क ना दे, तो इंटीजर मैक्स। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन इज़ कि अगर मेरी रेंज एकदम ही इनसाइड है, रिटर्न दैट पर्टिकुलर नोड ओनली, उसी की वैल्यू रिटर्न कर देनी है। अगर कुछ नहीं है तो मेरे को इसके लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को भी कॉल करना पड़ेगा। तो इसका लेफ़्ट चाइल्ड ये रहा, और इसका राइट चाइल्ड द थिंग इज़ दैट विद दिस सेगमेंट ट्री कि अगर यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू गलत हो जाती है ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर वो रन टाइम एरर देने लग जाता है, क्योंकि वो मेमोरी उसका एलोकेटेड ही नहीं होती है उस टाइम पे। रिटर्न मिन ऑफ लेफ्ट एंड राइट। मेरे हिसाब से तो हाँ रेडी हो गया। तो मैं पूरा फंक्शन दिखा देता हूँ, पूरा कोड। तो ये है स्टार्टिंग, यहाँ से डेफिनेशन चालू हुई है। ये है मेरी एरे जिसमें मैंने इनपुट लिया है। ये है नोड्स जो सेगमेंट ट्री बिल्ड करने में यूज़ होगी। ये है बिल्ड, स्टार्ट एंड एन एक्स, स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू, और ये है बिल्ड करता है। अगर अगर किसी को स्टार्ट मतलब बिल्ड फंक्शन में कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, मैं अभी क्लियर करता जाऊँगा साथ ही साथ, फिर सबमिट करेंगे ना इस कोड को। किसी को कोई डाउट? तो आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये है क्वेरी। फर्स्ट कंडीशन इज़ चेकिंग कि बाहर तो नहीं है। सेकंड कंडीशन इज़ चेकिंग कि एग्जैक्टली अंदर तो नहीं है। जो ये तीसरी चीज़ है ये है कि पार्शली इनसाइड है या पार्शली आउटसाइड है। अगर पार्शली इनसाइड है तो उसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड को कॉल करेंगे एंड देन उसका मिनिमम मिलेंगे। एंड दिस इज जस्ट रीडिंग जो क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन की चीज़ कॉपी करते हैं। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है। हाँ, तो ये है n की वैल्यू 3, 1, 4 एंड 1। ये है एरे में इनपुट लिए। 2 इज़ द नंबर ऑफ क्वेरीज, 1,1 एंड 1,2 आर लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो आंसर आई गेस सही आया, क्योंकि 1,1 दैट इज़ 4 एंड 1,2 इज़ फॉर 1। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये सही आया। अब इसको हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। ये वाली स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? हट जाओ, स्पॉज की दिख रही दिख रही है, दिख रही है ना? है। तो अब इसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, कुछ भी कर लो, C++ ही होना चाहिए बस।
रनिंग टेस्ट केस 4 एक्सेप्टेड। तो हाँ, हम लोग ने ठीक किया था। तो ये है कि मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट कि प्रोग्राम कैसे बिल्ड करा, या कुछ पूछना है कि प्रोग्राम में अच्छा ठीक है ये चीज़ कैसे करी। चैट पे यार एक बार रिस्पॉन्ड कर दो, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं चैट देख नहीं सकता, मेरे टीममेट्स देख सकते हैं और वो मेरे को बोल सकते हैं। तो अच्छा, आप क्या बोले, सी आउट के बदले प्रिंट यूज करने क्यों बोले? हाँ वो मेरी प्रॉब्लम है। मतलब मैं पहले यार मैं उसमें काम करता था पाइथन में, समझ रहे हो। तो पाइथन में सी आउट सीन नहीं होता ना, पाइथन में प्रिंट होता है। हाँ। तो मेरे को उसकी आदत लगी हुई है। तो मैं जनरली क्या कर देता था कि जब मेरे को कोई चीज़ प्रिंट करनी होती थी तो मैं प्रिंट लिख देता था। तो अब वो आदत यार मैं सोचा यार उसको ठीक करने से बढ़िया है कि मतलब टेम्पलेट ही बना दिया जाए जब नई चीज़ सीखी है। तो मैं दिखाता हूँ कि क्या है, मैंने क्या करा है। तो दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। तो मैंने क्या करा कि टेम्पलेट वगैरह पढ़ा है क्या तुम लोगों ने अभी? क्योंकि सिलेबस में है, नॉर्मल यूनिवर्सिटी के करिकुलम में है। अगर नहीं पढ़ा तो बेसिकली होता क्या है कि टेम्पलेट क्या होता है कि रुक जाओ एक बार चैट पढ़ लेता हूँ। पढ़ा है, कुछ लोगों ने पढ़ा ठीक है, है ठीक है। कुछ तो नहीं पढ़ा। टेम्पलेट पता है क्या करता है, मतलब वो टेम्पलेट इज़ जस्ट फॉर कि मतलब ठीक है ये एक रफ आइडिया है कि मतलब मैं ये चीज़ ऐसे यूज़ करने वाला हूँ, ऐसे टाइप का है। एंड टाइप नेम टी, मतलब टेम्पलेट टाइप नेम टी क्या करता है, वो जेनरिक फंक्शन बना देता है। फिर तुमको एज सच डेटा टाइप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही अंदाज़ा लगा देता है कि अच्छा ठीक है इंटीजर टाइप की चीज़ अगर मैंने पास करी है तो ये टी को इंटीजर बना देना है। अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास करी होती तो वो टी को स्ट्रिंग टाइप बना देता है। अगर मैं कैरेक्टर टाइप पास करी होती तो ये टी को कैरेक्टर टाइप बना देता है, ठीक है। फिर ये जो नेक्स्ट फंक्शन है वॉइड प्रिंट टी एक्स, तो वो क्या करता है, ये जो एक्स है इसको प्रिंट कर देता है ख़त्म। तो मेरे को एक चीज़ प्रिंट करनी थी तो मैंने प्रिंट यूज़ करा। अगर मेरे को वही दो चीज़ यूज़ करनी होती स्पेस के साथ तो मैं ये प्रिंट टू यूज़ करता। अगर मेरे को तीन चीज़ प्रिंट करनी होती तो मैं ये तीन चीज़ें ये प्रिंट थ्री यूज़ करता। तो बेसिकली अपने अपने टेम्पलेट बनाने के ऊपर है कि तुम लोग को क्या चीज़ कंफर्टेबल है। मेरे को सी आउट, फिर उसके बाद वो दो ब्रेसेस या जो भी दो वी, उल्टे वी, हॉरिजॉन्टल वी, फिर उसके बाद डेटा टाइप, फिर उसके बाद फिर से स्पेस, वो देने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सा लगता है और मज़ा भी नहीं आता। तो मैंने इसे अपना एक टेम्पलेट सा बना लिया एंड देन प्रिंट प्रिंट टू प्रिंट थ्री सिंपल से यूज़ करता रहता हूँ। ये है और कुछ नहीं है। ये सब हम लोग आपको अपनी अपनी टेम्पलेट भी भेज देंगे, बस ये 20 अक्टूबर ख़त्म हो जाए इसके बाद। तो अगर किसी को प्रोग्राम में डाउट है तो फिर वो पूछ लो, क्योंकि फिर एक छोटा सा बहुत ही छोटा सब टॉपिक रह गया पॉइंट अपडेट की। अगर मेरे को कोई एक वैल्यू अपडेट करनी है जाके तो वो कैसे करूँ, और फिर उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी बता दो, अभी टाइम थोड़ा सा है, 10-15 मिनट है। किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो अब है पॉइंट अपडेट। तो पॉइंट अपडेट क्या है कि रुक जाओ, तुम लोग को स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है? बता। ठीक है। तो पॉइंट अपडेट क्या है, पॉइंट अपडेट में भी सेम चीज़। अगर तुम लोग को बिल्ड फंक्शन समझ में आ गई तो पॉइंट अपडेट भी आ जाएगी। क्योंकि अब हम लोगों को बस डिसीजन मेक करना है कि अच्छा ठीक है कि मैं कहाँ पे जाऊँ, क्योंकि कहाँ पे अपडेट करना है। बिल्ड में क्या करना होता है कि मेरे को पूरी ट्री को बिल्ड करना होता है, पर पॉइंट अपडेट में मेरे को डिसीजन मेक करने हैं कि लेफ्ट वाली चाइल्ड को अपडेट करना है या राइट वाली चाइल्ड को अपडेट करना है। तो सेम चीज़ जो पहली चीज़ लिखी है, इफ स्टार्ट इक्वल इक्वल्स टू एंड, ये देखता है कि लीफ नोड है कि नहीं है, ठीक है। नहीं तो मैं मिड वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो सपोज़ कि अगर मेरे को सेकेंड इंडेक्स पे चेंज करना है, ठीक है। तो मिड की वैल्यू आ जाएगी 1+5 = 6/2 3, ठीक है। मिड इज़ स्मॉलर देन दिस। तो वो अरे मेरे से ना कहीं पे शायद मे भी गलती हो गई है कि 1+5/2 इट शुड बी 2 और ऐसा कुछ होना चाहिए था, ताकि वो यहाँ पे कॉल हो। क्योंकि मैंने शायद ये करा है कि ये प्रोग्राम ज़ीरो बेस्ड और वन बेस्ड इंडेक्सिंग का ये कुछ सेंस, कुछ तो शायद प्रॉब्लम हो गई है, पर उसको इग्नोर करो, ठीक है। मतलब बेसिकली ये है कि अगर जो मैं मिड वैल्यू पे आया, ठीक है,
और जिस इंडेक्स पे मेरे को चेंज करना है, सपोज इट इज़ 2 और मिड की वैल्यू है 3, है ना। तो 3 अगर इंडेक्स वैल्यू से ज़्यादा है तो वो अपनी राइट वाली सब ट्री में जाएगा ही नहीं, वो अपने लेफ्ट वाली में देखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंडेक्स 2 इज स्मॉलर देन 3, तो वो पीछे देखेगा। तो वो यहीं यहाँ पे वही चीज़ करिए कि अगर इफ़ मिड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू इंडेक्स तो वो अपने लेफ्ट वाली चाइल्ड को कॉल कर रहा है, और अगर मिड ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, तो अपनी राइट वाली सब ट्री को कॉल कर रहा है। तो वही है कि अगर मेरी मिड वाली वैल्यू कम है इंडेक्स से, माने इंडेक्स उसके राइट साइड में बिलोंग करता है जहाँ पे मेरे को चेंज करना है, तो मैं राइट वाले सब ट्री पे मुड़ जाऊँगा, ठीक है। और वही है, तो ये जो चीज़ है बीच में जो कंपैरिजन है इफ एल्स का, वो वही करना है कि मेरे को कौन सी वाली सब ट्री में मूव करना है, एंड देन उसके पेरेंट नोड को उसी हिसाब से चेंज कर देना है। किसी को कोई डाउट? कुछ भी? क्योंकि जो अगर बिल्ड फंक्शन समझ में आ गया देन पॉइंट अपडेट भी समझ में आ गया, कुछ चेंज नहीं करना, बस वो बीच में एक इफ एल्स वाली कंडीशन डाल दी है टू चेक कि कौन से वाले सब ट्री में घुसना है चेंज करने के लिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन। ये रेंज मिनिमम क्वेरी तो हम लोग ने कर लिया है, अब एक हेल्प आशु करेंगे, ठीक है। ये हेल्प आशु कोड शेफ वालों के रिसोर्सेज में भी था, तो सॉल्व करते हैं, मज़ा आएगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग है और इसमें थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज़ लगेगी, डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आशु और शानू बेस्ट बडीज़ हैं, ठीक है। शानू ने आशु से एक क्वेश्चन पूछा उसके इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए। तो अब है क्या कि मेरे पास एक एरे गिवन है जिसमें वैल्यूज़ रखी हुई हैं। अगर क्वेरी 0 टाइप की है तो क्या करना है, फिर मैं इनपुट लूँगा आई और एक्स की, इंडेक्स आई पे जाके एक्स वैल्यू, मतलब ith इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है उसको एक्स से मॉडिफाई कर देना है। तो जैसे सपोज आई की वैल्यू है 2 और एक्स की वैल्यू है 3, और एरे के सेकंड इंडेक्स पे 1 रखा है, तो 1 को हटा के वहाँ पे 3 डाल देना है, ठीक है। क्वेरी 1 का मतलब है काउंट द नंबर ऑफ इवन नंबर्स इन द रेंज L2R, मतलब L2R में उस रेंज में इवन नंबर कितने हैं वो आउटपुट देना है। और वही क्वेरी 2 है काउंट द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। बेसिकली सब कुछ सेम है, बस काउंटिंग है और वो सब थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। तो सैम्पल इनपुट क्या है 6, जो कि वैल्यू ऑफ n 1 2 3 4 5 6, एंड देन नंबर ऑफ क्वेरीज है 4, और फिर वो बोलता है क्वेरी ऑफ टाइप 1, ठीक है, 2,5। क्वेरी ऑफ टाइप 1 इज काउंट द नंबर ऑफ इवन नंबर्स इन द रेंज L2R इंक्लूसिव, तो 2,5। अब यहाँ पे इन लोगों ने हमेशा सेगमेंट ट्री या फैनविक ट्री के क्वेश्चन में ये बता देंगे कि इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट है। तो इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो 2,5 इज 2, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 2 और 2 3 4 5 को मेरे को देखना है। 2 3 4 5 में मेरे नंबर ऑफ इवेंट्स कितने, 2 and 4, तो आउटपुट है 2। वैसे ही 2,1 मतलब 2 1,4, तो 1,4 पे दैट इज़ 1 2 3 4, इसमें ऑड नंबर कितने हैं, इट इज़ 2, तो आउटपुट इज़ 2 0 5 4। माने अब मेरे को मॉडिफाई करना है, फिफ्थ वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है उसको 4 कर देना है। तो नाउ एरे इज़ 1 2 3 4 4 and 6। अब उसने मेरे को बोला है कि 1,6 में इवन नंबर देखो, तो 2 4 4 and 6, ये 4 नंबर हो गए इवन, तो 2 2 4 ऐसे ही सैम्पल आउटपुट। अब इसको कोड करना है, तो मैं इधर ही कोड करने वाला हूँ, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो फिर से सेम काम करेंगे, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है इस क्वेश्चन में भी। एक इंट एरे n+1, फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्टोर करूँगा। सबके सब वेक्टर से क्लियर है क्या, वेक्टर क्या होता है? अगर वेक्टर क्लियर नहीं है तो फिर अभी बता दूंगा तुरंत, छोटा सा ही चीज़ है, सबके सब बोल देगा। 9 ही बंदे हैं पर कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। वेक्टर बताता हूँ। वेक्टर क्या है, वेक्टर इज जस्ट टाइप ऑफ डायनेमिक एरे। माने अगर मैं ऐसे लिखता हूँ वेक्टर ऑफ इंट a n सपोज, तो इट इज़ इक्वल टू
इट इज़ इक्वल टू राइटिंग इंट ऑफ ए ऑफ साइज n, ठीक है। बस ये इसके है। तो तुमको अंदर क्या करना होता है कि अंदर हम लोगों को स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सा टाइप मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं इधर अंदर लिख देता कैर, तो यहाँ पर ये इक्वलेंट होता है इसके, ठीक है। पर अब मैं वेक्टर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं एरे क्यों नहीं यूज़ कर ले रहा, क्योंकि वेक्टर में एक और चीज़ होती है अच्छी, मैं यहाँ पे ऐसे ले सकता हूँ इंट कॉमा इंट, समझ रहे हो। तो अब वो क्या हो गया कि अब मेरे पास एक एरे टाइप की होगी जिसके अंदर पेयर्स होंगे। अब पेयर क्या होता है, एक पेयर एक नया डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मैं चीज़ें पेयर में रख सकता हूँ, जैसे 1,2 ऐसे ऐसे स्टोर होती हैं चीज़ें उसमें, 2,3 मैं इसको अलग नहीं कर सकता, जैसे 3,4, ठीक है। तो मैंने इसकी एक एरे बना ली। तो सपोज़ अगर मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ जैसे मैंने ऊपर किया है वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, तो ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे स्टोर होगी, समझ गए, ठीक है। अब वेक्टर की और क्या खास बात है कि अगर तो मैं इसके आगे ये चीज़ लिख दूँ, बस ऐसे डिफाइन कर दूँ, नाउ दिस इज एन डायनामिक एरे। अब इसका साइज स्पेसिफाई नहीं है, कितना भी बड़ा करते रहो, बस इसके अंदर वैल्यू ऐसे जाएगी ए डॉट पुश बैक लिखना पड़ेगा, पुश बैक और अंदर 7, तो ए के अंदर, तो अब जो मेरी ए है वो हो जाएगी ऐसे टाइप की, ए इज़ लाइक दिस, और जिसका साइज़ है 1। अगर मैं इसके बाद फिर से लिखता हूँ ए डॉट पुश बैक 8, तो अब इसके अंदर आ जाएगा 7,8, जस्ट लाइक एन स्टैक, ठीक है। तो ये सब कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वेक्टर की जो एरे में नहीं मिलती, तो इसलिए जनरली हम प्रेफर करते हैं वेक्टर यूज़ करना, ठीक है। वेक्टर समझ गए। चलो ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करना हूँ, मेरा बेसिक आइडिया क्या है ना, जो पिछले बार नोड में हमने क्या स्टोर करा था, नोड में हमने स्टोर करा था मिनिमम वैल्यू, है ना। सपोज मिनिमम वैल्यू 3 हो गई या मिनिमम वैल्यू 4 हो गई। इस बार मैं स्टोर करने वाला हूँ एक पेयर जो होगा काउंट ऑफ इवन कॉमा काउंट ऑफ ऑड, मैं ये वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखना ये मैं कैसे स्टोर करूँगा। तो मैं एक वेक्टर ऑफ पेयर लूँगा, पेयर के अंदर होंगे डेटा टाइप इंट और इंट के, और उसको मैं नाम देता हूँ नोड्स, जिसका साइज होगा 4n+1। भैया वेक्टर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है एरे की जैसे, हाँ सेम होती है क्योंकि अगर मैं पुशबैक यूज़ करता हूँ तो वो पीछे जाके बस पुश कर देता है, और मैं पॉप यूज़ करता हूँ तो वो पीछे से निकाल देता है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब सेम है। तो हाँ, तो ये वेक्टर सपोज तो अब मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया डेटा स्ट्रक्चर। अब मैं बिल्ड करूँगा सबसे पहले तो बिल्ड फंक्शन भी सेम होने वाला है, बस कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इंट स्टार्ट, इंट एंड, इंट एक्स, if start this is leaf node इक्वल्स एंड, ठीक है। अगर मेरी जो एरे की स्टार्ट है इट इज़ ऑड, ठीक है, ऑड। अब ये एरे मॉडलो 2, मॉडलो मतलब पता है, मॉडलो गिव्स रिमाइंडर, तो अगर जो मैं एरे की स्टार्ट है उसको 2 से डिवाइड करता हूँ, और अगर मेरे पास रिमाइंडर बचता है तो माने वो है ऑड, सपोज ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि नोड्स ऑफ एक्स, ठीक है, इसके जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू उसको 0 कर दूंगा, और जो नोड्स ऑफ एक्स डॉट सेकेंड उसको 1 कर दूंगा। तो ये क्या है, फर्स्ट और सेकेंड। ये जो मैंने पेयर लिया ना, पेयर की जो पहली चीज़ है ना, इसको हम लोग फर्स्ट से शो करते हैं और इसको सेकेंड से, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो पहली चीज़, फर्स्ट क्या स्टोर कर रही है, नंबर ऑफ इवन, एंड जो सेकेंड जो स्टोर कर रही है वो नंबर ऑफ ऑड। तो वैसे किया है, तो नोड ऑफ एक्स
डॉट फर्स्ट इज़ ज़ीरो, क्योंकि अगर मेरी वो वैल्यू ऑड है तो मैं फर्स्ट की वैल्यू तो ज़ीरो ही रखूँगा क्योंकि वो ऑड है, और सेकंड की वैल्यू 1 क्योंकि वो ऑड है। सिंपल सी। सेम अगर वो इवन है तो मैं क्या करूँगा, नोड्स ऑफ एक्स डॉट फर्स्ट को कर दूँगा 1 और नोड्स ऑफ एक्स और सेकंड को कर दूँगा 0। ठीक है, एंड देन रिटर्न। बट अगर वो लीफ नोड नहीं है, सेम तो ये लेफ़्ट और राइट चाइल्ड्स को कॉल हो गए। नोड्स एक्स डॉट फर्स्ट, अब जो ये होगा फर्स्ट क्या होगा, ये होगा अपने लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का सम। इसके जो इसके इवन के नंबर होंगे वो अब होंगे इसके लेफ़्ट सब ट्री के जो इवन है प्लस जो इसके राइट सब ट्री के इवन है। सेम गोज फॉर ऑड। ठीक है, बस ये ऐसे बिल्ड हो गई ये चीज़ें। देन अपडेट। आई गेस टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। तुम लोग चाहते हो कि मैं एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दूं, वेट करोगे या फिर एंड करें? कोई एक अनम्यूट करके पार्टिसिपेंट्स में से मेरे को बता दो, मैं तब तक कोड लिख रहा हूँ, क्योंकि बेसिक आइडिया तो मैंने बता दिया है। तो या तो हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। अगर थोड़ा सा वैसा लग रहा हो कि खिंच रहा है तो फिर एंड कर सकते हैं। बता दो, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई भी अनम्यूट करके बता दो जल्दी से। एंड कर दूँ ना? ठीक है। मैंने बेसिक चीज़ बता दी है कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अपडेट और उसके कोड्स आप लोग के पास हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि सब चलेगा भैया। तुम लोग बताओ यार, तुम लोग बताओ, मैं उस हिसाब से करूँगा। क्योंकि या तो तुम लोग इस क्वेश्चन को खुद ही अटैम्प्ट कर लो, कोई डाउट हो तो फिर मेरे से पूछना। क्योंकि अपडेट के भी कोड्स तुम लोग के पास हैं और बिल्ड के भी कोड तुम लोग के पास हैं और क्वेरी के भी कोड तुम लोग के पास है। बेसिक आइडिया मैंने बता दिया है कि क्या करने वाले हैं, कि हम लोग इसमें से इवन का सम और ऑड का सम ऐसे मेंटेन करके रखते हैं, और अगर वो मेरे से इवन पूछता है तो मैं इवन क्वेरी चलाऊँगा, ऑड पूछता है तो मैं ऑड क्वेरी चलाऊँगा। बेसिक आइडिया वैसे ही है। अगर तुम लोग को कोड चाहिए तो मे भी शायद मेरे गिटहब पे पड़ी है, तो फिर मैं या तो गिटहब से उठा के पेस्ट कर देता हूँ। हाँ हाँ मैं रिसर्च, मैंने गिटहब रेपो बना दिया है, उसको अपलोड कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, हाँ रिसोर्सेज मिल जाएंगे तुम लोग को, मैं आज ही भेज दूँगा। जल्दी बता दो, कोई भी एक अनम्यूट करके बोल दो, मैं तब तक कोड लिख रहा हूँ। ठीक है। तुम लोग बताओ क्या क्या सही रहेगा, बताओ। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, ग्रुप पे पूछ लेना कि क्या क्या चीज़ें थी, कैसी थी, हम लोग बता देंगे। ठीक है, हेल्प आशु, ये डाउट सब की सेशन रख प्रिपेयर। लेते हैं। कल ना तुम लोग को कुछ रिसोर्सेज शेयर करी हैं, बाइनरी सर्च की भी करी हैं, रिकर्जन की भी करी हैं, और ये फैनविक ट्री और इसकी भी करी हैं, क्या कहते हैं, सेगमेंट ट्री की। तो कल अगर डाउट सेशन रखना हो ना तो मैं ग्रुप पे पोल कर दूंगा। हाँ, रोड मैप वाला भी भेज देता हूँ। ठीक है, अगर कल डाउट अगर मतलब सेशन रखना है तो मैं पोल रख दूंगा। ठीक है, तुम लोग बता देना कि मतलब सेशन चाहिए नहीं चाहिए डाउट सेशन का। तो उस टाइम पे हम लोग कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा भी होगा बता देना, मैं पोल अभी रख देता हूँ। तो चलो ठीक है।
थैंक यू। चलो। और हम्म। अगर किसी ने रजिस्टर ना कराओ ना उस पर कम्युनिटी हाँ, मेंबर पे, तो कर दो यार। किसी ने रजिस्टर नहीं करा होगा ना तो कम्युनिटी मेंबर पे कर देना, क्योंकि वही है, वो भी एक मेजर है जिससे वो पार्टिसिपेशन देखेंगे हम लोग की। तो अब प्राइजेस प्राइजेस सही है तो यार कर दो यार, ज़्यादा थोड़ी है। लड्डू मिलेंगे यार, क्या दिक्कत है। लड्डू मिलेंगे, वर्चुअल लड्डू मिलेंगे, मज़ा आएगा। ज़्यादा थोड़ी है कुछ, जाके बस उधर जाके लॉगिन कर देना, ठीक है। चलो, ज़्यादा हो गया आज, आज तो मैं भी थक गया हूँ, तो एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।